चलिए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप जानते ही हैं कि आज की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें 3 से 4 सवाल हमारे प्रिज्म और पिरामिड के आ गए हैं, है ना? तो प्रिज्म पिरामिड को अब हमें बहुत अच्छे लेवल का पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, तो बेस्ट क्लास होगी ये, ठीक है। इस कंटेंट का कोई तोड़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपन हमेशा ही बेस्ट पढ़ाते हैं और वो भी सबसे। तो अपना कोई मुकाबला नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो, मैं बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जितना एग्जाम में आ रहा है उसी लेवल का ही पढ़ाऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा समझाने के लिए, चीजें आराम से अपन पढ़ेंगे। 1 घंटा मुश्किल से लूंगा और प्रिज्म पिरामिड कंप्लीट पढ़ा दूंगा 1 घंटे में, ठीक है। चलो, अब ध्यान समझना, ये प्रिज्म होता क्या है, पहले प्रिज्म समझा देता हूं। तो देखो, जैसे एक स्क्वायर बनाता हूं मैं, एक ये वर्ग है ना, एक वर्ग है। क्या बना दिया मैंने? जैसे कि ये वर्ग है, मेरी बात समझना, ये वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग की मैं एक और कॉपी बना लेता हूं यहां पे। हम्म मैं आपको एक गुड न्यूज भी दे देता हूं, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देता हूं, 2 गुड न्यूज देता हूं। मैंने क्वेश्चंस का आंसर कर देना, मेरा अरिथमेटिक कंप्लीट है, पर मैंने एडवांस नहीं किया। देखो भाई, चलो कर देता हूँ, आखिरी सवाल है ये। अब आप बता दो मैं एडवांस में कौन कौन से टॉपिक करूं। अरे मैं बता रहा हूँ वही पढ़ो, आप फालतू चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। जितना अभी हम पढ़ाएंगे ना एनालिसिस के टाइम पे, वो पढ़ लेना बस। अगर आप 5-7 नंबर सीधा बढ़ाना चाहते हो ना परीक्षा में, चलो चुपचाप पढ़ो, फालतू कमेंट मत करना, आप कमेंट नहीं देखूंगा मैं। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 2 गुड न्यूज़ देता हूं। पहला, इनपुट आउटपुट लेकर के पवन सर अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, ठीक है ना। एक इनपुट आउटपुट, ठीक है, और दूसरा हम लोग पजल लेके आ रहे हैं भैया। तो पवन सर 2 क्लास अभी लेंगे, आज के दिन ही लेंगे, और मेरी क्लास के बाद लेंगे जस्ट। तो ये कंटेंट आपको बहुत हेल्प कर देगा, सीधा आपका 5 से 10 नंबर बूस्टअप हो जाएगा इससे। बात समझ में आ रही है? मैं आपको प्रिज्म पिरामिड दे रहा हूं। अगर कल तो कोई शिफ्ट नहीं है, आपको बता दूं मैं, आज शाम को भी कोई शिफ्ट नहीं होगी, मतलब आज पहली ही शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट है ही नहीं, तो आपको इंतजार करना भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात और बता दूं, कल कोई शिफ्ट नहीं है, कल एग्जाम ही नहीं होंगे, परसों होंगे फिर 1 तारीख को। तो आप कल भी इंतजार मत करना, है ना। कोई करा दे शिफ्ट एनालिसिस तो बात ही अलग है उसकी, महान आदमी की, पर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पवन सर आपको मेरी क्लास के बाद 2 क्लास कराएंगे, इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे, आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, परफेक्शन वाले सबसे बेस्ट देते हैं, नो डाउट, आपने देखा भी होगा। और पजल भी पवन सर पढ़ाएंगे, जो अभी पता नहीं रंगीन तरह की कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं, वो सवाल भी पवन सर पढ़ा देंगे। पवन सर ने देखे भी नहीं है क्वेश्चंस, पर पवन सर आपको वो पढ़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे तेज, चिंता नहीं करनी है ना। तो ये दोनों क्लासेस अभी थोड़ी देर में पवन सर आपको देंगे मेरी क्लास के बाद। अब समझो यहां पे आप लोग, ये प्रिज्म होता क्या है। तो देखो, एक प्रिज्म क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, प्रिज्म एक ऐसा आकार है या ऐसी आकृति है जिसका आधार और जिसका टॉप, है ना, क्या बोलेंगे टॉप को, जिसका नीचे का भाग और ऊपर का भाग सेम हो, ऐसे समझ लो आसान भाषा में। जैसे एक कमरा है, ये कमरा एक प्रिज्म होता है हमेशा। कमरा कैसा होता है? प्रिज्म। जैसे कमरा, आप सोचो, कमरा नीचे कैसा है? वर्गाकार है भाई, इसका जो फर्श है वो वर्गाकार है, इसकी छत देखो वो भी वर्गाकार है। तो जब नीचे वाली आकृति यानी कि इसका जो बेस है वो उसके टॉप के बराबर हो जाए, आधार हमेशा उसकी छत के बराबर हो जाए, तो वो प्रिज्म है। यानी कि आधार बराबर छत अगर किसी भी आकृति में दिख रहा है तो वो हमारा प्रिज्म हो गया, आसान भाषा में समझ लो। समझ में आ गया, है ना? समझ लो आसान भाषा में। अब ये आकृति कैसी भी हो सकती है, इसका आधार कैसा भी हो सकता है। देखो, आधार एक 2D फिगर हो जाए,
2D फिगर, इसमें क्या क्या हो सकता है? तो देखो 2D फिगर में ये त्रिभुज हो सकता है, ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, और ये सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, सर्कल भी हो सकता है। एक प्रिज्म में ये चीजें होती है। हालांकि सर्कल पे कभी सवाल बनते नहीं है, अजीब से आकृति बन जाएगी, वो सर्कल नहीं होगा भाई, है ना। 2D ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। प्रिज्म का आधार हमेशा कोई भी एक त्रिभुज और कोई भी एक चतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, और त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, चतुर्भुज भी किसी प्रकार का हो सकता है। तो ये प्रिज्म है जिसका आधार और छत जब बराबर आ जाए, है ना, ये बनने में ऐसे हो जाएंगे जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, बना के ही बताता हूं अच्छे से जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक ट्राइंगल है, ये एक त्रिभुज है, तो इसका छत भी एक ट्राइंगल होगा। ये देखो छत भी एक ट्राइंगल है, बस इसको मिला दो। ये मिला दिया मैंने, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। दिखने में 3D नहीं होगा, ये पेपर पे बनाया है मैंने, तो ये 2D दिखने में है, पर ये एक्चुअली में 3D फिगर है। अगर आप इसको इमेजिन करोगे ना, तो ये सामने वाली एक दीवार है। अगर आप उधर साइड इमेजिन करोगे तो देखो ये वाली भी एक दीवार है, ये एक वाली दीवार है उधर। और अगर आप इधर से इमेजिन करोगे उस साइड से, तो ये वाली भी एक दीवार है, जो कि आप 3D में अगर आप देख पाओ तो। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है, डायग्राम बता रहा हूं मैं, सारी चीजें अभी सबको समझ में आ जाएगी 100%। ठीक है तो क्या बताया मैंने आसान भाषा में, कि उसका जो ये आधार है, ये वाला जो आधार है, और ये जो छत है ना, अगर ये सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, मेरी बात समझना, सेम टू सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो आकृति है हमारी, वो एक प्रिज्म है। ठीक है, चलो ये देखो, ये ऐसी हो सकती है। प्रिज्म का आधार एक ट्रायंगुलर भी हो सकता है ना। ये दिख नहीं रहा है आपको, मैं दिखा देता हूं, ये लो, ये इस तरीके से, और यहां मिला दो इसको, है ना। तो ये इसकी ये वाली दीवार हो गई, उधर वाला पीछे वाला हिस्सा ये हो गया, तो ये भी एक प्रिज्म है ना। मैंने इसको इस साइड से मिला दिया, इसको इस साइड से मिला दिया, इसको इस साइड से मिला दिया, बस ये ऐसे बना हुआ है। ये इसका आधार एक वर्ग भी हो सकता है, एक आयत भी हो सकता है ना। एक ये पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज हो गया। षटभुज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, षटभुज हो सकता है। कोई भी 2D फिगर हो सकता है। बात समझ में आया? एक ऐसी आकृति जिसका आधार और जिसकी छत एक 2D फिगर, 2D फिगर मतलब द्विविमीय आकृति। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है ना, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, जैसे वो पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज, दशभुज, कोई भी आ जाए। ठीक है तो ये इनके एग्जाम्पल से, फोटो मैंने अभी बना दिए हैं AI से, तो आपको ये दिख रहे होंगे, है ना ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, AI पकड़ में आ जाता है। पेंटागोनल करके, ये देखो यहाँ डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, पर समझ लो आप लोग, ये है ना। चलो अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखो इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं और आपको वही याद करने हैं बस। समझ में आ गया प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, मेरा भाई विक्की कह रहा है सर दिमाग से ऊपर जा रहा है। अभी मैंने बताया ही क्या है गुल्लू, ए गुल्लू, मैंने बताया ही क्या है, अभी फोटो ही तो दिखाया है। अभी ना तो फॉर्मूले बताए, ना सवाल कराए, ना तुमको समझ नहीं आ रहा। इतने कितने खतरनाक स्तर के हो भाई, अभी पढ़ाने तो दो मेरे को। 5 मिनट में तुम बहुत जल्दी जज करते हो यार लोगों को। लड़की से जीवन भर कैसे साथ निभाओगे उसका समझो यहां पे इसमें ना मुख्य रूप से 3 सवाल बनते हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं, बात ही खत्म। पहला, किसी भी प्रिज्म का आपसे आयतन पूछ लेगा, किसी भी प्रिज्म का आयतन पूछ लेगा। आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम, किसी भी प्रिज्म का। तो देखो प्रिज्म का, प्रिज्म क्या होता है, मैंने क्या बताया, एक ऐसी आकृति जिसका छत और जिसका आधार यानी कि जमीन वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जब सेम टू सेम आ जाए ना, उसे हम प्रिज्म कहेंगे। और बाकी कोनों को मिला दो। ये अरे घर बनाते हैं नमूनों, गुल्लू ए गुल्लू देख ये कॉलम है, कॉलम भरा घर बनाते हैं, तो कॉलम बनाते हैं ना पहले, फिर ये कॉलम बनाते हैं, फिर ये कॉलम बनाया, फिर ये कॉलम बनाया। दीवार छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, कॉलम बनाए ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, और फिर क्या डाल दी तुमने, ऊपर छत डाल दी, नीचे फर्श बना दिया। तो इसका फर्श और उसका जो छत सेम टू सेम है ना, तो प्रिज्म है ये गुल्लू। बात समझ में आई? आयतन, किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, अभी सवाल सारे बन जाएंगे आपसे, 100% बन जाएंगे। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। अगर आप समझना चाहो तो मैं हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस, है ना, एरिया ऑफ बेस। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, एरिया ऑफ बेस इसको बोलते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
है ना, ये प्रिज्म का आयतन होता है। दूसरा, किसी भी प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे CSA या LSA बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, या CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। हालांकि कर्व्ड बोलना गलत होता है, पर फिर भी समझ लो मतलब वही होता है ना। CSA मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है इसमें हालांकि, क्योंकि कर्व हिस्सा है ही नहीं, पर फिर भी समझ लो, चलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है ना। गुल्लू बोल लो कि विक्की बोल लो, है तो वही विक्की ना। लेटरल सरफेस एरिया, LSA मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, है ना। क्या होता है ये लेटरल सरफेस एरिया? जैसे ये एक प्रिज्म है ना, ये बात समझना, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। इसमें जो चारों दीवारें हैं इस कमरे की, ये चारों दीवारें इसका लेटरल सरफेस एरिया है, चारों तरफ का एरिया, चारों दीवारों का एरिया, चारों पृष्ठीय क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल को, इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका बात समझ में आई है ना, बात समझ में आई आपको? तो इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया, उसके आधार का परिमाप, है ना, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये दो फॉर्मूले रट लीजिएगा, ठीक है। तीसरा, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, बस ये तीन फॉर्मूले होते हैं प्रिज्म के, है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे हम बोलते हैं सारी दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि चारों दीवारों का एरिया प्लस छत का एरिया प्लस आधार का एरिया। मेरी बात फिर से समझना, आयतन क्या होता है समझते हो ना? इस कमरे के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, इस कमरे के हर एक हिस्से में कितना पानी आ सकता है, उसे हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है और ये क्षेत्रफल इसका कितनी ऊंचाई तक है, यही उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। उसका चारों दीवारों का एरिया क्या होता है कि इसके आधार का पेरीमीटर कितना है, ये पेरीमीटर होता है चारों बाहरी भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कितना है और वो कितनी हाइट तक है, उसका दीवार का एरिया आ जाएगा, चारों दीवारों का एरिया। इसे हम चार दीवारी का एरिया भी बोलते हैं, चार दीवारी का एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल, है ना, चार दीवारों का क्षेत्रफल। इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो चारों दीवारों का एरिया, उसमें छत का एरिया भी जोड़ दो और ये फर्श का एरिया भी जोड़ दो, तो चार दीवारों के साथ साथ छत और फर्श का एरिया भी जोड़ दें अगर, तो अब 6 एरिया बन जाएंगे ना, 6 दीवारों का एरिया आ जाएगा। तो उसका एरिया क्या होगा? तो देखो, ये जो एरिया होता है चार दीवारों का, ये तो होता ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें चीजें ऐड करनी पड़ेगी। भाई ये एरिया तो रहेगा ही रहेगा, ये एरिया तो रहेगा ही रहेगा। भाई टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? चारों दीवारों का एरिया प्लस छत का एरिया प्लस फर्श का एरिया। तो दो एरिया और जुड़ गए हमारे। अब दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं, आप भी जानते हो, जितना इस फर्श का एरिया होगा उतना ही छत का एरिया होगा। आप अपने घर पे देख लेना, किसी का त्रिभुजाकार तो नहीं है, अरे जितना आपका घर का फर्श होगा उतना ही छत का एरिया होगा। तो दोनों एरिया सेम टू सेम होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो आधार का क्षेत्रफल है, एक बार नीचे वाला ले लो फर्श वाला, एक बार छत वाला ले लो, तो दो आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो, है ना। या फिर आप ये बोल लो कि 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, या ऐसे और आसान भाषा में समझना है तो ऊपर का एरिया, ऊपर का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल, ऐसे जोड़ लो। नीचे का क्षेत्रफल मतलब छत का क्षेत्रफल ऊपर का एरिया और फर्श का क्षेत्रफल नीचे का एरिया, यानी कि इसमें और जोड़ दो इस फॉर्मूले में, क्या? बेस का एरिया और टॉप का एरिया, है ना। तो बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, ये बस फॉर्मूले रट लो बस। अभी सवाल ही करवाता हूं सीधा, प्रिज्म के सारे सवाल बन जाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं भैया। क्या बताया मैंने? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और इसका टोटल सरफेस एरिया बोले तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्योंकि ये होता है चारों दीवारों का एरिया और उसमें छत का एरिया और फर्श का एरिया भी जोड़ देंगे तो टोटल ही सरफेस का एरिया आ जाएगा। सरफेस मतलब होता है सतह, यानी कि इस दीवार को अगर मैं छू सकता हूं तो ये इसकी सतह है। सतह मतलब सरफेस होता है। समझ में आया? चलो, तो ये इसके फॉर्मूले हैं।
ये क्वांटिटी है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इनके फॉर्मूले इंग्लिश में दे रखे हैं, इनके फॉर्मूले हिंदी में दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने आपको आसान भाषा में लिख के बताया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप चाहें तो ये रट भी सकते हो, है ना। तीनों फॉर्मूले रटने हैं। पहला सवाल, पहले मैं कुछ सवाल आपको करा देता हूं जो एक्चुअल व्यापम ने पूछे हैं आबकारी, पटवारी वगैरह में, वो सवाल हम देख लेते हैं। देखो ये थोड़े बहुत सवाल हिंदी में है, मैनेज कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं इंग्लिश बता दूंगा इनकी, जैसे इतनी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सब समझ लेंगे भाई। जैसे ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा मतलब साइड होती है, और 2 सेंटीमीटर हाइट है, ऊंचाई मतलब हाइट, और प्रिज्म दे रखा है और उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा है हमें। आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो किसी प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, देखो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अभी बताया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अगर मुझे किसी प्रिज्म का आयतन पूछा है, किसी प्रिज्म का आयतन पूछा है, तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इंटू कितना करना है, ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब पहले तो एक बात बताओ, ये जो प्रिज्म है ये किस साइज का है। तो ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला ये वर्गाकार प्रिज्म है। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। तो अगर किसी प्रिज्म का आधार ही वर्गाकार है, यानी कि उसका बेस ही वर्ग है, तो इसका टॉप भी वर्ग होगा। बात समझे आप, इसका बेस ही अगर वर्ग है, मैंने इस भुजा को यहां से मिलाया, इस भुजा को यहां से मिलाया, इस भुजा को यहां से और इस भुजा को यहां से, तो ये वर्ग ऐसा दिखेगा। मतलब ये अजीब सा बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा बना के बताऊं तो आप समझ पाओगे कि ये वर्ग ऐसा है ना। ये प्रिज्म इस तरीके से बना हुआ है कुछ, ठीक है। इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। अब ये आपको शायद दिख रहा होगा, बिल्कुल एक घन जो क्यूब होता है, पासा। ये पासा क्या होता है, बिल्कुल एक वर्गाकार प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म होता है विथ बेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बेस वाला एक प्रिज्म होता है। तो अगर ये प्रिज्म है हमारा, है ना, ये इस तरीके से 3D फिगर है, ये 2D, मतलब मैंने पेज पे 3D बनाने की कोशिश करी, आपको शायद दिख रहा होगा 3D में। तो ये जो 3D फिगर है, इसका हमें आयतन पूछा है। इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। चूंकि ये आकृति का आधार एक वर्ग है, ये देखो ना, ये आधार कैसा है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग की भुजा 1 होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दो, और इनटू हाइट। अब ये हाइट किसकी लेना है पता है आपको, प्रिज्म की हाइट, न कि वर्ग की हाइट। बात समझना ए गुड्डू, ये जो हाइट है ना, ये हाइट है प्रिज्म की, प्रिज्म की हाइट, प्रिज्म की हाइट, न कि वर्ग की हाइट, है ना। ये जो हाइट है ना, ये प्रिज्म की हाइट है, न कि वर्ग की हाइट, है ना। तो देखो, तो हाइट लेनी है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला वर्गाकार प्रिज्म है। मतलब प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है 2, तो बस प्रिज्म की ऊंचाई 2 है, तो मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आएगा। और ध्यान रखना है, आयतन हमेशा घात 3 में आता है, घात 3 में। तो ये सारी वैल्यूज काई में है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, तो ये आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 3 में। जब भी एरिया निकालोगे तो घात 2 बनेगी, आयतन निकालोगे तो घात 3 बनेगी। तो 2 घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं इसको, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आएगा। आराम से पढ़ाऊंगा, सबको सब कुछ समझा दूंगा, बस कोई सीखना चाहे तो। लेकिन अगर कोई सीखना ही नहीं चाहे और इस उद्देश्य से आए, अरे मास्टर तू जितना दम हो उतना पढ़ा ले, मैं तो समझूंगा ही नहीं, तो फिर मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा। थोड़ा बहुत एफर्ट आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूले रट लीजिए, जितनी बार हो 5-7 बार पढ़ लो। अभी गारंटी दे रहा हूं, इन 3 सवाल से ज्यादा चौथा सवाल बनता ही नहीं है प्रिज्म में। आप कितना भी डिफिकल्ट सवाल लेके आ जाओ मेरे सामने, मैं सारे सवाल उड़ा दूंगा इसी 3 फॉर्मूले की मदद से। ये तीनों फॉर्मूले रट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ये तीनों फॉर्मूले रटने हैं, प्रिज्म का कोई भी सवाल आ जाएगा, बन जाएगा। मैं बहुत सारे सवाल अभी कराऊंगा। ये तो पहला सवाल था, सेकंड क्वेश्चन, और कोई सवाल कठिन होता ही नहीं है, आराम से सबको समझ में आ जाएगा। देखो ये बोल रहा त्रिभुज का आधार जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा 5, 12, 13 है। ये तो ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। इसको थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं, ये लो, है ना। चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया हमारा। इसका टॉप भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि प्रिज्म है ना भाई, प्रिज्म है। चलो मैंने इसकी भुजाओं को मिला दिया, इस भुजा को मैंने यहां से मिला दिया,
इस भुजा को मैंने यहाँ से मिला दिया और इस भुजा को मैंने यहाँ से मिला दिया। बात समझ में आई आपके? तो ये जो प्रिज्म बना है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बेस वाला, इसका टॉप भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आधार भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसकी भुजाएं कितनी हैं? तो देखो, एक भुजा को मान लो 5, एक भुजा को मान लो 12 और एक भुजा हो गई मेरी यहां से यहां तक ये वाली 13। और यहां पर ये क्या होता है? 90 डिग्री बनता है। तो ऐसे कैसी ये भुजाएं ऊपर वाली भी होगी। तो हमें क्या पूछा है? हमें क्या पूछा है? इस प्रिज्म का आयतन बताओ। हम जानते हैं ना प्रिज्म का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल गुना प्रिज्म की ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। इसके आधार का एरिया क्या होगा? इसका आधार देखो जरा आप, इसका आधार तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 गुना 12 गुना 5, ये इसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ बेस। और इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म की ऊंचाई चाहिए हमें। इस ट्रायंगल की ऊंचाई मत देख लेना कि आप बोलो ये ऊंचाई 5 दे रखी, ना गुड्डू ना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ लाइक कर दो भाई, 1260 लोग देख रहे हैं, 1260 ही लोग लाइक कर दो। भाई साहब बोल रहे हैं कमेंट में कि इतने कम लाइक क्यों हैं? कर दो लाइक भाई, लाइक कर दो, लाइक कर दो। भाई साहब बुरा मान जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं ऊंचाई बताना है। ऊंचाई किसकी? प्रिज्म की। तो प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी होगी सवाल में। देखो, एक प्रिज्म 20 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा मतलब हाइट है उसकी, तो 20 से गुणा कर दो, ये सवाल खत्म। देखो 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 20 600, यानी कि 600 मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। घात 3 में आएगा, तो ये दो घात 2 दे रखी है, ये सवाल ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। सेंटीमीटर की घात 3 बनेगी, कभी भी घात 2 नहीं होती। समझ में आ गया आपके? तो ये घात जो 2 दे रखी है, ये गलत घातें हैं, है ना। आप समझ लेना, अगर क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हो तो क्वेश्चंस पे आप क्लेम कर सकते हो, तो ये हटा देगा, है ना, घात 3 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 600 घन सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये बताओ, एक प्रिज्म का आयतन दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसके आधार का क्षेत्रफल बताओ, एरिया ऑफ बेस बताना है, एरिया ऑफ बेस। तो ठीक है ना, प्रिज्म का आयतन होता क्या है? तो प्रिज्म का आयतन होता है उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? उसका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, मतलब ऊंचाई प्रिज्म की, बस। तो देखो हमें क्या गिवन है? हमें वॉल्यूम गिवन है 288, और किसी भी प्रिज्म का जो बेस है उसका एरिया कितना दे रखा है वो हमें निकालना है। तो ये हमें निकालना है, और इंटू हाइट उसकी कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। तो बस ये हमें निकालना है। ठीक, तो इस 24 का भाग दे दो, तो 24 से कम 24, 4 बचा, 24 दूना 48। तो ये इसका क्या आ गया? आधार का एरिया 12 आ गया। ये 12 मेरा आंसर आ गया। अब चूंकि एरिया है, ये एरिया है, क्षेत्रफल है। अरे बाबू, ओ बाबू मोशाए, ये क्या है? एरिया है। बात समझ में आई आपके? एरिया है। एरिया हमेशा घात 2 में होता है। तो देखो वर्ग सेंटीमीटर में है, यानी कि सेंटीमीटर की घात 2 है, वर्ग सेंटीमीटर में, है ना। समझ में आ रहा है सबको? मना कर ही नहीं सकते आप लोग। 2 सेंटीमीटर भुजा है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऐसा एक वर्गाकार प्रिज्म है हमारे सामने। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है। किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया। पहले किसी भी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो वो होता है उसके आधार का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये ऊंचाई गाय की है? प्रिज्म की, है ना, प्रिज्म की ऊंचाई, है ना। ये तो हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों के साथ में छत का एरिया, फर्श का एरिया जोड़ दो, तो ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया जोड़ दीजिए। तो इसमें हमने जोड़ दिया नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया, ठीक है, नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया। तो बात समझना मेरी, इसके पेरीमीटर का बेस कितना आएगा?
पेरीमीटर का बेस कितना आएगा, तो देखो ये 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, और ये वर्गाकार प्रिज्म है, वर्गाकार मतलब उसका आधार भी वर्ग है, छत भी वर्ग है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये कैसे बनेगा, तो उसका आधार भी वर्ग होगा, उसका छत भी वर्ग होगा। तो हर सवाल में आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता चल जानी चाहिए कि उसका आधार एक वर्ग है। तो जो भी हम चीजें लेंगे यहाँ पे वो वर्ग के बारे में लेंगे। ये बोल रहा है आधार का परिमाप, तो कौन सा आधार है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, चूंकि वर्ग की भुजा 2 है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 4a। 4a होता है ना, वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है, तो उसका पेरीमीटर होगा 4 गुना भुजा। भुजा कितनी दे रखी है, 2, है ना, और इंटू ऊंचाई करनी है, ऊंचाई किसकी लेनी है, प्रिज्म की, तो ये बोल रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इंटू 4 कर दो। ये हमारा क्या आ गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। इसे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब इसमें जोड़ना है मुझे नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया, और दोनों सेम सेम होते हैं क्योंकि जितना फर्श का एरिया होता है उतना ही छत का एरिया होता है। तो नीचे का एरिया क्या है, अब नीचे तो वर्ग है, अरे वर्गाकार प्रिज्म है तो उसका आधार वर्ग है, तो वर्ग का एरिया निकाल लो। तो वर्ग का एरिया क्या होगा, अगर किसी वर्ग की भुजा 2 है तो उसका एरिया क्या होगा, 2 का वर्ग, इसके नीचे का वर्ग हो गया, और इतना ही एरिया उसके ऊपर का भी होगा, तो 2 का स्क्वायर एरिया ऊपर आ जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो ये 32 एरिया आ गया, प्लस 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 में 4 जोड़ा 8 आया, तो 32 में 8 जोड़ने पे 40 आ गया, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया 40 बन जाएगा। क्या, सी ऑप्शन आंसर होगा मेरा। बात समझ में आई आपके, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, ठीक है। एक प्रिज्म का आधार एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आपने देखा होगा, ये रहा, दिखा देते हैं, ये एक ट्रेपेजियम है ना, इसका आधार ये, तो इसका छत भी यही होगा। बात समझे, इसको 3D में कैसे बनाएंगे, तो देखो बना देते हैं, येलो, बात समझ में आ गई। ये हमारा 3D फिगर हो गया, और ये 3D जो आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म का आधार क्या है, तो आधार एक समलंब है, तो छत भी समलंब हो गई। ये बोल रहा है आधार समलंब चतुर्भुज है, इसके समांतर भुजाएं 17 और 11 है। तो देखो समांतर भुजा किसकी, समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, तो इसकी पैरेलल साइड्स, जो 2 पैरेलल लाइंस होती है ना, दोनों पैरेलल साइड्स होती है, ये दोनों पैरेलल साइड 17 और 11 है। अब आप खुद सोचो, ये छोटी वाली है, ये बड़ी वाली, तो बड़ी वाली 17 हो जाएगी, छोटी वाली 11 हो जाएगी, तो ये 2 पैरेलल साइड्स हो गई 17 और 11। ठीक, ये बोल रहा है उनके बीच की दूरी 7 है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कितनी आ गई, यहां से यहां तक 7 हो गई। और ये हम जानते हैं कि ये जो 7 है, ये इस ट्रेपेजियम की हाइट होती है। फिर से सुनना, ट्रेपेजियम की हाइट, ना कि प्रिज्म की हाइट। इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी बोलते हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी को। समझ में आ गया, ठीक। ये बोल रहा है यदि प्रिज्म का आयतन ये है तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। अब हम जानते हैं प्रिज्म का आयतन क्या होता है। भाई देखो, किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है उसके आधार का क्या, एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना प्रिज्म की ऊंचाई। ऊंचाई किसकी, प्रिज्म की, प्रिज्म की ऊंचाई। बात समझे, तो किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2224, 2224.6, 2224.6, ये इसका वॉल्यूम आ गया, बराबर उसके बेस का एरिया कितना होगा। भाई उसका बेस क्या है, तो बेस एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना है यहाँ पे। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया सबको पता होगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं 11 और 17 है, तो समांतर भुजाओं का योग क्या आएगा, 17 में 11 जोड़ो 28 आ जाएगा। और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई किसकी, समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, तो इंटू 7। ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक। इंटू हमें हाइट लेनी है किसकी, प्रिज्म की, तो प्रिज्म की हाइट हमें नहीं पता, तो इंटू h मान लो। बस ये सॉल्व कर लो, खत्म सवाल। देखो 2 से कटेगा ये 14 टाइम्स, है ना, 7 से काट दें इसको, कटेगा ही कटेगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 सते 49, और एक 50, 4 ये 5, 56 आ गया, 7 8 56। फिर 7 से काट देते हैं अपन, 7 दूनी 14 आ गया, 7 चौके 28,
29 30 31, 3 बचा, 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौके 28, ठीक है। और इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 से कटेगा 45, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 22.7। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 22.7 बन जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो किसी प्रिज्म की जो हाइट हो जाएगी वो 22.7 बन जाएगी, डी ऑप्शन मेरा आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? फ्रस्टम नहीं आया है, उसकी क्लास क्यों ले भाई? विजेंद्र पटेल, है ना। जब क्वेश्चंस आएगा तो उसको भी पढ़ा देंगे, अभी फालतू इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है आपको, जो एग्जाम में आ रही हैं चीजें वही पढ़िए अभी आप, ठीक है। चलो, ये सवाल हमारे वनरक्षक 2023 में आ गया है। बताइए, किसी प्रिज्म का आधार एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, और ये प्रिज्म बोल दिया उसने, तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बात समझे, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर इसका आधार एक समबाहु है तो इसकी छत भी एक समबाहु त्रिभुज होगी। अरे क्या लफड़ा है ये। ठीक है, समझना मेरी बात को। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका आधार भी समबाहु त्रिभुज है, छत भी समबाहु त्रिभुज है। ये बोल रहा है एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं सारी बराबर रही होगी, ये भुजा भी 6, ये भुजा भी 6, ये भुजा भी 6। ये बोल रहा है प्रिज्म की ऊंचाई 14 है, ये पूरे प्रिज्म की ऊंचाई 14 दे रखी है, ना कि समबाहु त्रिभुज की। तो हमें क्या बोला है, प्रिज्म का आयतन। तो देखो पहला पूछा है प्रिज्म का आयतन बताओ। किसी भी प्रिज्म का आयतन क्या होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल गुना प्रिज्म की ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म, ऊंचाई प्रिज्म की ऊंचाई, है ना। 2 4 बार 5 बार तो फॉर्मूले मैं खुद लिख चुका हूं, आपको याद हो ही गए होंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको और याद करा दूंगा, चिंता नहीं करनी। प्रिज्म का आयतन क्या हो जाएगा, तो देखो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। चूंकि इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, और इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म कितना आ जाएगा, प्रिज्म की हाइट कितनी बनेगी, तो वो हमें 14 गिवन है, तो यहां पे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहां पे 4 से 36 कटेगा 9 बार, है ना। 14 में 126 आ जाएगा, और ये √3 आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा 126 √3, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला, तो ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा। हमसे ना इस सवाल में 2 चीजें पूछी, देखो एक तो प्रिज्म का आयतन पूछ लिया, और एक बोल दिया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो इसका CSA या LSA बोल रहे हो अपन, इसको CSA बोल लो या लेटरल सरफेस एरिया बोल लो, एक ही बात है। तो इसके वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके आधार का परिमाप होता है, आधार का परिमाप होता है, और इंटू क्या होता है, ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, प्रिज्म की, ठीक है। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। तो बताओ इसका आधार का परिमाप क्या होगा, आधार का परिमाप क्या होगा, तो उसका आधार का परिमाप होगा भी, देखो आधार का परिमाप क्या होगा, 6 + 6 + 6, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 है, तो ये भी 6, ये भी 6, तो 6 + 6 + 6 18, इसका पेरीमीटर आ गया 18, और इंटू हाइट कितनी आ गई इस प्रिज्म की, हाइट ऊपर दे रखी है ना 14, तो यहाँ पे भी 14 आ जाएगी। तो बस ये मल्टीप्लाई करो, 18 चौके 72 की 2, है ना, 7 बचा, 18 एकम 18, 7 25, यानी कि 252 इसका वो बन जाएगा CSA या LSA। तो 252 ये आ जाएगा, ये घात 2 आएगी यहाँ पे, है ना, घात 2 आएगी। हाँ एरिया पूछा है तो घात 2 आएगी। पहले से सेंटर दिखने में आपकी राय क्या है, सुबह बता चुका हूं राय, अभी कमेंट में पूछोगे तो मैं फिर राय बता दूंगा अपनी। फालतू बात मत करो, अभी क्लास डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो जाओ। मतलब बजा, पता नहीं तुमको मेरी राय क्यों जानना है। सुबह रख दिए मैंने अपनी राय, ये आजकल ना ट्रेंड चला है भाई। आप उनके बारे में क्या सोचते हो, अबे मैं कुछ भी सोचूं तुमको क्या करना। क्लास का माहौल मत खराब करो, उड़ा दूंगा। सुबह मैंने बात रख दी अपनी, दिन भर बात नहीं कर सकते, चुपचाप पढ़ो अब। एक प्रिज्म की ऊंचाई 2 गुनी है, आधार का क्षेत्रफल 3 गुना है, उसका आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा।
देखो यहाँ पे एक प्रिज्म की ऊंचाई दोगुनी और आधार का क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया, नया आयतन मूल आयतन का क्या होगा? तो देखो पहले तो एक बात बताओ, मूल आयतन क्या होता है? मूल आयतन मतलब उसका वो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल मूल आयतन कितना था? और नया आयतन क्या हो गया? ये दोनों चीजों का रेशो पूछा है ना, ठीक है, मूल आयतन और नया आयतन। तो एक बात बताओ, किसी भी प्रिज्म का आयतन क्या होता है? भाई प्रिज्म है सवाल में, प्रिज्म का आयतन क्या होता है? उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। समझ में आ गया है ना? बार बार लिख रहा हूं इसलिए कि याद हो जाए आपको, और मुझे लगता है अब याद हो ही गया होगा आपको, ठीक है? तो बार बार नहीं लिखेंगे आप, ठीक है? ये हो गया आपका। तो इसके आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई है। अब एरिया ऑफ बेस है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस इंटू हाइट। यहां पर क्या हो गया अब कि जो पहले बेस था और जो हाइट थी, ये बोल रहा है हाइट डबल हो जाए, ये जो हाइट है ना ये डबल हो जाए, तो हाइट आपकी 2h बन जाए। और ये बोल रहा है जो उसका एरिया है, एरिया है उसको 3 गुना कर दें, ये जो एरिया है ये 3 गुना हो जाए, यानी कि 3 गुना बी हो जाए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो देखो पहले वॉल्यूम कितना था? बी इंटू एच, अब हो गया है 3 दूना 6 बी इंटू एच। तो आपका जो वॉल्यूम है आप खुद देखो कितने गुना हो गया। भाई वॉल्यूम आपका 6 गुना नहीं हो गया? बताओ, तो वॉल्यूम आपका 6 गुना हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर होगा आपका। बोलो बात समझ में आई? हाँ सीधा कर सकते हो, पर सीधा सीधा कहां समझ में आता है तुमको? आधे बोलेंगे सीधा कैसे कर दिया। देखो कभी कभी क्या होता है ना, टीचर को नहीं समझाना चाहिए कि इसको ऐसे करो, है ना? टीचर सबको ध्यान में रख के पढ़ाता है। ट्रायंगुलर, किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो 240 है, और उसकी हाइट दे रखी है प्रिज्म की, तो आधार का परिमाप या परिमिति कितनी होगी? देखो किसी भी ट्रायंगल का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? उसके आधार का परिमाप, तो परिमाप इंटू ऊंचाई होती है ना, परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया यही होता है। हमें एरिया गिवन है 240, उसका पेरीमीटर कितना है वो हमें निकालना है, पी फॉर पेरीमीटर, इंटू हाइट कितनी है? 15 है, तो बस पेरीमीटर निकाल लो भाई, 15 का भाग दे दो इसमें, तो 15 एकम 15 और 10 25 मतलब 9 बचा 15 छंग 90, तो उसका पेरीमीटर 16 बन जाएगा। 16 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। बात समझे? ठीक है। ये बताओ, एक पेंटागन है, पेंटागन पंचभुज है, पंचभुज, इसका आधार पंचभुज है ना, उसकी प्रत्येक भुजा 6 है। अब पंचभुज ये होता है, इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि ये पॉलीगन होता है, वो भी रेगुलर। रेगुलर मतलब, रेगुलर उसको बोलते हैं वो पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं बराबर बराबर हो, उसे हम वो बोलते हैं रेगुलर, है ना, नियमित बहुभुज जो नियम से बनते हैं। तो अगर हर एक भुजा 6 6 6 6 है उसकी, 6 6 6 6 6, तो आपसे, और प्रिज्म की हाइट दे रखी है 10, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही लेटरल सरफेस एरिया इसका। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया बोल लो, जो बोलना है बोल लो। क्या होता है इसका? अभी जस्ट बताया था मैंने, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार का पेरीमीटर, पेरीमीटर, आधार का पेरीमीटर इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म, ऊंचाई, ऊंचाई होता है ना, समझ में आ गया? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। पेरीमीटर क्या है इसका? भाई परिमाप क्या होगा? सारी भुजाओं को जोड़ दो, 6 6 6 6 5 भुजाएं तो 5 बार आएगा, तो 6 इंटू 5 आ गया, और प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है। प्रिज्म की हाइट कितनी है? 10 है, तो ये आ गया 5 5 30, 30 इंटू 10 300, यानी कि इसका लेटरल सरफेस एरिया 300 बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रिज्म वाले सवाल में आपको समस्याएं आएगी। प्रिज्म समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? ठीक है, चलो। तो ये प्रिज्म के सारे सवाल बनते हैं भाई हमारे। अब आप चाहें तो इसको मैं बहुत हाई लेवल के भी पढ़ा सकता हूं, पर उतना नहीं जाना है, एग्जाम कांस्टेबल की है, ध्यान रखना है। ठीक है, पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है, इतने भी अगर आप समझ में आ गया, अगर आपको तीनों फॉर्मूले का यूज करना अगर आपके आ गया, ठीक है। मैं फालतू डर रही थी, इतने का आसान क्वेश्चन है इसके, मैं वही तो कह रहा हूं। प्रिज्म समझ में आया? अब मैं आपको पिरामिड समझाता हूं, है ना, खत्म हो गया है प्रिज्म आपका। इतने ही सवाल बनते हैं 3 इसमें,
घुमा फिरा के कभी पेरीमीटर पूछ लेगा, कभी एरिया, 3 ही फॉर्मूले होते हैं। बात समझ में आया? ठीक। अब पिरामिड समझते हैं अपन। पिरामिड क्या होता है? कोई भी जिसका आधार 2D फिगर हो। जैसे अभी हमने वो बताया ना कि इसका आधार जो है वो 2D फिगर होता है, ऐसे ही प्रिज्म में भी होता है। बात समझ में आ गया है ना? बात समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई भी आकृति ले लो भाई, 2D फिगर लेना है आपको, है ना? तो जैसे इसमें क्या होता है, मान लेते हैं अगर आप एक त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज का एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया, तो ऊपर त्रिभुज नहीं होता। बात समझ में आई? अगर नीचे जो जमीन है वो त्रिभुजाकार है तो उसका छत त्रिभुजाकार हो गया, तो फिर वो पिरामिड थोड़ी ना हुआ, फिर तो वो प्रिज्म हो गया। अरे पिरामिड क्या होता है? ये होता है पिरामिड। गीजा के पिरामिड आपने देखे होंगे ना, गीजा के पिरामिड, गीजा के पिरामिड, गीजा ऐसे ही लिखते हैं ना, गीजा के पिरामिड, है ना? कहीं कहीं गीसा लिखा जाता है, जैसे लिखना है पिरामिड। इसमें क्या होता है देखो कि नीचे से ये आयताकार भी हो सकते हैं, है ना भाई? ये नीचे से ऐसे आयताकार भी हो सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 4 भुजाएं हो सकती है। या नीचे से ये त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं भाई, हो सकता है त्रिभुजाकार हो ये इस तरीके से, इस तरीके से, और यूं ये त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं। ये कोई भी 2D फिगर हो सकता है इसका आधार, लेकिन ऊपर क्या होता है? एकदम नोक, एकदम चोंच होती है, बिल्कुल एकदम तीखा कोना होता है। कोना मतलब एक पॉइंट होता है खाली ऊपर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसी आकृति, बात सुनना मेरी, ऐसी आकृति जिसका जो आधार है, ये जमीन है, ये आधार तो कोई भी 2D फिगर हो जाए। आधार क्या हो? 2D फिगर, 2D फिगर यानी कि आधार एक द्विविमीय आकृति हो, और उसका जो छत, जो उसका ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग वो एक बिंदु हो। शीर्ष भाग क्या हो? एक बिंदु हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट हो, एक पॉइंटेड हो, ऐसे समझ लो, पॉइंटेड हो कि उसका जो शीर्ष है, शीर्ष मीन्स होता है वर्टेक्स या वर्टिसिस, है ना? वर्टिसिस बोलते हैं इसको, वर्टिसिस। इसका जो शीर्ष भाग है, ऊपर वाला भाग, एकदम पॉइंट हो, बिल्कुल इतना आगे बढ़ा दो इसको कि आगे जाके एकदम नुकीला भाग बन जाए, नुकीला भाग, एक पॉइंट आ जाए ऊपर जाके, तो उसे हम पिरामिड कहेंगे। बात समझ में आया? मैं आपको डायग्राम बना करके भी समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का टॉपिक है ये। भय बैठा हुआ है, भय, बाकी सब रद्दी चीज है। पिरामिड का आज डर खत्म कर दूंगा, मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। वो मोदी जी गारंटी लेने ले, मैं तो ले रहा हूं भाई, सबको समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे 3 फॉर्मूले आपने प्रिज्म के पढ़े, अभी मैं 3 फॉर्मूले आपको पिरामिड के दे दूंगा, सारे सवाल बन जाएंगे। बस थोड़े से इसमें फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, मैं समझाऊंगा, और हर फॉर्मूला कैसे आ रहा है सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन पिरामिड के फॉर्मूले प्रूव करने जाएंगे ना, तो क्योंकि 3D है, उसको प्रूव करने में बहुत वक्त लगता है, तो मैं 3D के फॉर्मूले तो डायरेक्ट हटा दूंगा। ये एक पिरामिड की आकृति हो गई। जैसे देखो, इसका आधार एक वर्ग है, बात समझो, ये आधार क्या हो गया? वर्ग हो गया। इन भुजाओं को ऊपर मिला दिया मैंने एक पॉइंट पे, देखो ये सारे पॉइंट से मिला दिया इसको, ये, और यहां पे आके ये पॉइंट बन गया ना, बिल्कुल पॉइंटेड हो गया। तो ये क्या है? हमारा एक पिरामिड का आकार है, जिसका आधार एक वर्ग है। तो ये वर्ग आधार का एक पिरामिड है, इसको ऐसे बोलेंगे, आधार वर्ग वाला एक पिरामिड, आधार वर्ग वाला एक पिरामिड। बात समझ में आ गया? आधार वर्ग वाला एक पिरामिड, आधार वर्ग वाला एक पिरामिड। ऐसे ही अगर मैं कहूं तो ये भी देखो आधार वर्ग वाला एक पिरामिड है। और इसमें एक बात समझना, इसमें क्या क्या चीजें हैं बहुत अच्छे से समझना। ये जो पिरामिड है ना, ये जो पिरामिड है, अब आपको इसका सेंटर पॉइंट दिख रहा है क्या? आप एक बात बताओ, इसका अगर मैं आधार त्रिभुज मान लूं तो इस त्रिभुज का बिल्कुल सेंटर कहां पे होगा? यहां पे होगा, जो कि इसके अंदर आ चुका है, इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है। ये जो भी इमारत बनी हुई है इसके अंदर होगा इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट। अरे सेंटर पॉइंट मतलब ऐसे समझो गुड्डू, जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, इस कमरे के बीचों बीच जाके खड़े हो जाओ आप। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, जो मैं समझा रहा हूं अगर उसको नहीं समझा तो पिरामिड में फंसोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग फंस जाओ। समझ में आ गया? मैं फंसने से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात समझो, ये वर्गाकार कमरा है, अब मैं बिल्कुल कमरे के बीच में आ गया हूं, मुझसे इतनी ही दूर ये दीवार है, उतनी ही दूर ये दीवार है, उतनी ही दूर ये दीवार है, उतनी ही दूर ये दीवार है। मैं बिल्कुल कमरे के बीचों बीच खड़ा हूं। अब मैं जस्ट मुंडी को ऊपर कर लेता हूं तो मुझे मेरे जस्ट ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है। मतलब इस कमरे के बीचों बीच से मैंने इस पंखे को देखा जो कि छत में लगा हुआ है। तो ये जो मैंने जमीन से लगा के ऊपर तक देखा ना, ये इस पिरामिड की हाइट हो गई। बात समझे मैंने क्या समझाया?
किसी भी आकृति के बिल्कुल सेंटर में जाके खड़े हो जाओ और जस्ट ऊपर देख लो तो आप कितना ऊपर छत है और कितना नीचे जमीन है यहां से। ये आपकी हाइट ऑफ पिरामिड होती है, पिरामिड की ऊंचाई कहते हैं इसको। बात समझ में आ गया? पिरामिड की ऊंचाई होती है ये। तो इस पिरामिड की हाइट किसको बोलेंगे? इस पिरामिड के बिल्कुल सेंटर में चले जाओ और सेंटर से लगा करके ये कितना ऊपर है, इसे हम पिरामिड की हाइट बोलेंगे। बात समझ में आया? जैसे एक वर्ग है, ये वर्गाकार पिरामिड है, वर्गाकार बेस वाला पिरामिड है, तो इस वर्गाकार पिरामिड की हाइट क्या बोलोगे आप? ये हाइट हो गई क्या इसकी? अरे नहीं गुड्डू, इस वर्ग का सेंटर कहां होगा? यहां होगा। कटने होगा, अटने अटने, अट्ठे होगा, कट्ठे होगा, अट्ठे अट्ठे, अट्ठे से लगाई ने ना ऊपर तक देखी लीजो। यही आपकी क्या है? ऊंचाई है, पिरामिड की ऊंचाई है, पिरामिड की ऊंचाई है। ओ दा दिख रही हो कि नहीं? हाँ, ये हाइट है, हाइट है, ये हाइट है। बात समझे? ये हाइट है, ये पिरामिड की हाइट हो गई हमारी। बात समझ में आई आपके? अब मैं बात करता हूं, ये तो पिरामिड की हाइट हो गई। इसी चोंच से, ध्यान से सुनना, इसी चोंच से ये जो वर्ग है, वर्गाकार आकृति है, इसकी किसी भी भुजा पे, आपकी जहां मर्जी हो वहां पे, चाहे वो भुजा, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, ओ पूजा इधर देख ले, ये वर्गाकार आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है। कोई भी भुजा हो, कोई भी भुजा हो, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पे, भुजा का मध्य बिंदु बोल रहा हूं मैं, भुजा ये हो गई एक, इस भुजा का मिड पॉइंट यहां होगा, इस मिड पॉइंट पे, इस भुजा के मिड पॉइंट पे, अब वो चाहे यहां मिड पॉइंट हो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कहीं भी ले लो, इसकी वर्गाकार भुजा की मिड पॉइंट पे अगर ऊपर से एक रेखा खींच देना तो इसे हम इसकी बोलते हैं स्लांट हाइट। इसे क्या बोलते हैं? इसकी तिर्यक ऊंचाई। बात समझना, कंफ्यूज मत होना, मैं अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें, कुछ भी घबराने जैसा है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया? ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, इसे हम बोलते हैं इसकी स्लांट हाइट एल, इसे हम बोलते हैं हाइट एच। बात समझ में आया? किसी भी आकृति की भुजा के मिड पॉइंट को, बिल्कुल सेंटर पॉइंट को, सेंटर मिड पॉइंट को अगर ऊपर चोंच से मिला दिया तो ये इसकी स्लांट हाइट बनेगी। और किसी भी आकृति के बीचों बीच में अगर आप चले गए और वहां से इसको जस्ट ऊपर देख लिया तो ये इसकी हाइट बनेगी। बात समझना। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी भी वर्ग के शीर्ष को, जैसे एक ये शीर्ष हो गया, 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 शीर्ष होते हैं ना, वर्टेक्स बोलते हैं इनको, अगर मैं ऊपर वाले कोने से इसके शीर्ष को मिला दूं तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे हम तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा। इसको हम बोलते हैं स्लांट एज। क्या बोलते हैं इसको? स्लांट एज, स्लांट एज। थोड़ा सा नया होगा बहुत सारे लोगों के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ समझा दूंगा मैं, और इससे बढ़िया क्लास कोई नहीं मिलने वाली है आपको, इस बात की गारंटी देता हूं। और मेरे साथ साथ मोदी जी की भी गारंटी लेते हैं इस बात की, इससे बढ़िया क्लास नहीं मिलेगी आपको। ढंग से समझना, एक एक चीज समझाऊंगा। समझ में आ गया? ये एक वर्गाकार बेस हो गया इसका, इसके सेंटर से अगर आप जस्ट ऊपर मुंडी करके देखोगे तो वो आपकी हाइट होती है। इस वर्गाकार आधार की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, चाहे आप यहां पे, चाहे आप यहां पे, चाहे आप यहां पे, या चाहे आप यहां पे, अगर आप ऊपर से चोंच से इसको मिला दोगे तो इसकी स्लांट हाइट कहलाएगी। आप यहां मिला दो, ये भी स्लांट हाइट, ये भी स्लांट हाइट, और यहां से यहां मिला दोगे तो ये भी स्लांट हाइट हो जाएगी। और उसके किनारे को मिलाओगे, किनारा मतलब होता है उसकी भुजा, है ना, तिर्यक किनारा या तिर्यक भुजा, इसको भुजा भी बोलते हैं, तिर्यक साइड, स्लांट साइड, है ना, स्लांट साइड भी बोलते हैं इसको, साइड। तो इस स्लांट साइड को हम ई से डिनोट करते हैं, स्लांट साइड को ई से डिनोट किया जाता है, तो ये ई है। तो पहले एल, एच और ई में डिफरेंस समझ में आया आपको? ठीक है। मुझसे सर आपसे एक बात पूछूं, अरे अभी मत पूछो, बाद में पूछेंगे अपन, अभी कुछ भी मत पूछो मुझसे, अभी चुपचाप पढ़ लो। ये समझ में आ गया आपको, है ना? और ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर मैं इसको मिला दूंगा, यहाँ पे इसको मिला दूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि आप खड़े हो इस आकृति के बीचों बीच और जस्ट ऊपर देख रहे हो, मतलब एकदम सीधी रेखा है ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो कोई भी रेखा अगर आपने वर्टेक्स से गिराई है एकदम सीधी तो वो 90 डिग्री पे जाके गिरेगी, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पर एक ट्रायंगल बनता है हमारा, ये एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या हो गया? तो ये इस पूरे वर्ग की सेंटर पॉइंट थी और यहां से यहां तक ये, तो इस वर्ग की अगर पूरी भुजा को मैं ए मान लूं
तो ये इसका आधा पॉइंट है, क्योंकि यहां से अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये भी पूरा ए होगा, तो ए का आधा ये हो गया, तो ये a/2 होता है। तो ये a/2 होता है, ये स्लांट हाइट दे रखी होगी, तो यहां से मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं, या अगर हाइट और ये दे दे तो मैं ये निकाल सकता हूं, और अगर ये दोनों दे दे तो मैं इस भुजा का आधा करके ये दूरी भी निकाल सकता हूं। ये डिपेंड करेगा कि सवाल में कैसे दे रखी है। अभी सबसे पहले घबराना नहीं है, आप आकृति के बारे में ये समझ लो कि स्लांट हाइट होती क्या है, हाइट क्या होती है, और स्लांट एज क्या होता है, तिर्यक किनारा क्या होता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, चलो इसको समझो आप। ये देखो, ये एक आयताकार हो गया, ये एक रेक्टेंगुलर हो गया, आयताकार। तो अगर एक आयत दे रखा है, मेरी बात फिर से समझना, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा मैंने क्या क्या बता दिया अभी, है ना। देखो, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, मेरी बात समझना, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के बीचों बीच जाके मैं खड़ा हो गया और मैंने अपनी मुंडी को जस्ट ऊपर कर दिया। इस रेक्टेंगल, अब आयताकार कमरा मान लो, इसके बीचों बीच जाके खड़े रह गए और आपने मुंडी को ऊपर कर लिया। मतलब आप इस आयत के बिल्कुल सेंटर में यहां खड़े हो और आपने अपने ऊपर जस्ट देखा तो ऊपर आपको एक चोंच दिखाई दी, चोंच दिखाई दी। तो ये चोंच आपकी कितनी ऊपर है, तो इसे हम हाइट बोलते हैं। इसकी बात समझ में आ गया आपको? ठीक। अगर मैं उसी चोंच से इसकी भुजा मान लो ये वाली भुजा है, इस भुजा के मिड पॉइंट पे अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं, ये वाली रेखा मैंने खींच दी, समझ में आया? ये वाली रेखा मैंने खींच दी, तो इसे हम क्या कहेंगे? उसकी स्लांट हाइट एल बोलेंगे। किसी भी आकृति के मिड पॉइंट पे खींच दी, मान लो यहां पे खींच दी, तो ये इसकी स्लांट हाइट हो गई। और यहां से यहां तक ये वाली क्या हो गई? तो ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इसकी लंबाई का आधा पार्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले कोने से इस आयत के शीर्ष, ये जो शीर्ष हो गया, यहां तक की दूरी देखूं, तो ये क्या हो जाएगी? स्लांट एज हो जाएगी। इसको तिर्यक किनारा बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसको ऊंचाई बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने यहां पे समझा दी तीनों चीजें। तो यह आकृति में मैंने एक बार और एक्सप्लेन कर दी, कौन एच है, कौन एल है, कौन ई है। ठीक है, चलो अब ये तीन फॉर्मूले हैं, रट लीजिए। ठीक है, अब ये तीन फॉर्मूले रट लीजिए। किसी भी पिरामिड का जो आयतन होता है, मेरी बात समझना, किसी भी पिरामिड का आयतन होता है वो 1/3 होता है, और गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ऊंचाई किसकी? पिरामिड की। बात समझ में आया? 1/3 आगे आ जाता है, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। फिर हम बात करें कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है, अब जब भी एरिया निकालोगे तो एरिया आधा, आयतन में घात 3 होती है तो बटे में 1/3 से गुणा करना है ना, बटे में 3 लगा देना। एरिया स्क्वायर में होता है तो बटे में 2 लगा देना। ऐसे याद रख लेना, याद करा रहा हूं। ये आधार का परिमाप, ये तो अपन ने 2D में भी पढ़ा था, प्रिज्म के अंदर भी। ठीक है, और ये क्या है? इसकी स्लांट हाइट है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, जब भी वॉल्यूम निकालोगे तो हाइट लेनी है, और जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, तो इसकी स्लांट हाइट एल लेनी है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, गलती मत करना है यहां पे। ठीक है, हाइट एच है ना कि एल है? अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दिया। हाइट, हाँ मैंने तो सही किया भाई, किसी को निपटा रहे होंगे। चलो ठीक है, निपटारा हो जाए तो यहां पढ़ लो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया वही जो लेटरल सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके बेस का एरिया जोड़ना है, इसके बेस का एरिया जोड़ना है। क्यों? आप बोलोगे बेस का ही एरिया क्यों जोड़ा भाई, टॉप का एरिया क्यों नहीं जोड़ा? तो सोचो जरा, टॉप में क्या होता है इसमें? अरे टॉप में क्या होता है? खाली पॉइंट होता है गुड्डू, पॉइंट। तो खाली नीचे का ही एरिया जुड़ेगा ना इसमें, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बिंदु है, बिल्कुल बिंदु। और बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी आकृति जिसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही नहीं है तो एरिया ही नहीं निकलेगा, तो क्षेत्रफल कहां से, आयतन कहां से निकलेगा? तो ऊपर कुछ आयतन होता ही नहीं है, तो अच्छी बात है, बच गए अपन। खाली नीचे नीचे का एरिया निकालना है। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना यहाँ पे, है ना। इसमें क्या होता है, जो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो तो हमें लेना ही है पिरामिड का, प्लस खाली नीचे जो आधार होता है उसी का एरिया लेना है। अभी 1 2 सवाल 3 सवाल करा दूंगा ना, तो 100% पिरामिड भी समझ में आ जाएगा। पहला सवाल, अच्छा जो लोग नए आए हैं और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कर दीजिए। समझ में आ गया? लाइक कर दो। चलो, लगभग 1200 लोग लाइव देख रहे हैं, लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब भी क्या भी करो। देखो,
पिरामिड की मात्रा बताओ। पिरामिड की मात्रा मतलब आयतन पूछा है आपसे, है ना। ये पता नहीं क्या क्या लिख देता है साला, आयतन लिखने में मौत आ जाती है इनको, मात्रा लिख के बेचारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। न्यू स्टूडेंट है प्रतीक्षा कहर, प्रतीक्षा कहर वेलकम, और सब्सक्राइब भी करो प्रतीक्षा, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी करो वीडियो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करो फटाफट परफेक्शन एकेडमी को, जिसने नहीं करा है। आपको इनपुट आउटपुट की वीडियो मिलने वाली है अभी थोड़ी देर में। पवन सर अभी इनपुट आउटपुट और आपको पजल पढ़ाने वाली, जो नए पैटर्न की आज आई है, आज की एग्जाम में आई है। कोई नहीं पढ़ा रहा है अभी, सबसे पहले अपन दे रहे हैं, पर पवन सर भी उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, पता है आपको, बहुत सारे सवाल बना रहे हैं एआई से, बहुत मदद ले रहे हैं अपन एआई की। एआई भी बोलेगा भैया तू तेरे पैसे वापस कर ले भाई, तूने इतना निचोड़ा है ना हमको, हालत खराब कर दी एआई की हमने। एआई बोलेगा क्या एक ही दिन में वसूलेगा क्या पैसे? इतने क्वेश्चन बना रहे हैं भाई हम, बहुत काम कर रहे हैं उस पर। देखो 30 वर्ग मीटर आधार का एरिया है, 12 ऊंचाई है। प्रिज्म की मात्रा मतलब प्रिज्म का आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो किसी भी, सॉरी प्रिज्म नहीं, माफ करना, पिरामिड, पिरामिड का आयतन पूछा है, पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? आयतन जब भी निकालोगे 1/3 आएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 1/2 आएगा। एरिया जब भी निकालोगे बटे में 2, आयतन निकालोगे बटे में 3, इनटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है? देखो तो ये बोल रहा 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है आधार का, आधार क्षेत्रफल ये है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल लिख लो, और इनटू हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट ऑफ पिरामिड कितनी है? 12 है। बात समझे? ऊंचाई लिख लो, ऊंचाई। बस ये सवाल खत्म, घबराने की जरूरत थोड़ी ना है, बहुत आसान है। 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल 30, हाइट ऑफ पिरामिड 12, 3 से 30 कटेगा 10 बार, 10 इंटू 12 120, तो पिरामिड का वॉल्यूम 120 बन जाएगा। 120 डी ऑप्शन। मेरी सांस अटक गई 300 देख के, मैंने कहा ये कहां गड़बड़ कर दी मैंने। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है। ये बताओ, एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 7 है, इसे पिघलाया गया और पिघला करके वर्गाकार आधार वाला एक सम पिरामिड बनाया गया। आसान क्वेश्चन है। पिरामिड की हाइट दे रखी है, पिरामिड के आधार की भुजा बताओ। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। काई में आया था, पटवारी में। देखो आपको, आपने मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ा होगा सबने। किसी भी एक 3D फिगर को पिघला करके एक 3D फिगर बनाते हैं। बात समझना गुड्डू, इधर देख मेरी तरफ, इधर टेका लेके मत बैठ, सीधा बैठ, तेरे से ही बात कर रहा हूं, सीधा बैठ। गोला जो है एक 3D फिगर होता है, उसको पिघलाएंगे अपन, और उसको पिघला करके हमने वर्गाकार बेस वाला एक पिरामिड बनाया है। तो आपने किसी भी चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई है, तो आयतन हमेशा बराबर होता है, आयतन हमेशा बराबर होता है। हाँ, बसंत लिख रहा है आपके मजे लेते हैं बच्चे, बच्चे हमारे मजे लेते हैं, हम बच्चों के मजे लेते हैं। देखो गोले को पिघलाया है और पिरामिड बनाया है, मजे ले लो भाई, याद रहूंगा, निपट गया उस दिन, याद करोगे। एक आदमी था पागल आदमी। देखो एक गोले को पिघला के आपने पिरामिड बनाया है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। किसी भी एक चीज को गला के, काट के, छांट के, पिघला के एक नई आकृति बनाते हो तो आयतन हमेशा बराबर होता है। बात समझ में आई आपके? गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या 7 है, 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ये गोले को पिघलाया तो गोले का आयतन ये था, बराबर। इससे क्या बनाया आपने? एक पिरामिड बनाया है। तो पिरामिड का आयतन कितना होगा? पिरामिड का आयतन क्या होता है पहले जरा बताओ, पिरामिड का आयतन क्या होगा? तो पिरामिड का आयतन होगा 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? अब देखो आपने वर्गाकार पिरामिड बनाया है, तो उसका आधार क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का एरिया क्या होगा? वर्ग की भुजा अगर a मान लो तो उसका एरिया होगा a² इंटू पिरामिड की हाइट, ये 22 आ गया। बोलो किसी को कोई तकलीफ है क्या? किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? बताओ पहले तो, कोई सज्जन भी है क्या? ये बताओ। ये सवाल हो गया हमारा। देखो बटे के 3 से बटे का 3 खत्म। 4 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7,
बराबर ए स्क्वायर इंटू 22 आ गया। समझे यहां पे? 22 से 22 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, वर्ग करो यहां से वर्ग, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल में 4 लिखा है गुना 7 लिखा है, ठीक है। 2 7 का 1 7 बाहर, 1 4 का 1 2 बाहर, और ये इसकी भुजा आ गई 14 के बराबर। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 14। तो जो वर्गाकार पिरामिड बनाया है उसकी भुजा 12 सॉरी कितनी 14 हो जाएगी हमारी। बोलो ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलो कुछ सवाल मैंने एआई से बनाए हैं, ये सवाल करा देता हूं। हम भरपूर प्रयोग कर रहे हैं भाई एआई का, कूट कूट के। अभी थोड़े दिन बाद देखना लोग बहुत सारे एआई का सहारा लेने लग जाएंगे। देखो, एक वर्गाकार पिरामिड का आधार 6 है और ऊंचाई 9 है, इसका आयतन बताओ। पिरामिड का आयतन क्या होता है बताओ? पिरामिड का आयतन 1/3। डायरेक्ट सवाल है, मैंने क्या बोला? हर चीज में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जहां सवाल कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां बनाएंगे। 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का एरिया क्या होगा? 6 का वर्ग 36 इंटू हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट ऑफ पिरामिड देखो 9 है, तो 3 से 36 कटेगा 12 बार, 12 इंटू 9 108 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम 108 बन जाएगा क्या? 108 इसका वॉल्यूम बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बात समझे? चलो आगे बात करते हैं। ये बोल रहा है त्रिभुजाकार पिरामिड है, यानी कि एक ऐसा पिरामिड है जिसका त्रिभुजाकार पिरामिड है, यानी कि एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार ही त्रिभुज है। उसका एरिया दे रखा है 18 और उसकी ऊंचाई दे रखी है 12। उसका आयतन क्या होगा? तो देखो किसी भी पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें डायरेक्ट दे रखा है। अच्छा, कभी कभी त्रिभुज समबाहु हो सकता है, कभी कभी त्रिभुज विषमबाहु हो सकता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। तो अगर एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो फिर हमें हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ सकता है। वो सवाल थोड़े लेंदी हो जाते हैं और वो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं। वो वैसे मैं नहीं करा रहा हूं, आपको कांस्टेबल को ध्यान में रख के ही पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो कभी त्रिभुज की भुजाएं दे दे कि किसी त्रिभुज की भुजा 13 14 15 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एरिया 84 होता है। वो तो मेरे को ठीक है ऐसे ही बता रहा हूं, पर एक बात बता रहा हूं कि कभी भी 13 14 15 या कोई भी भुजाएं आ जाए अलग अलग भुजाएं, तो फिर विषमबाहु त्रिभुज को हम हीरोन्स फॉर्मूला का सहारा ले करके सॉल्व करेंगे और फिर उस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फिर यहां पे रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी सवाल में चीजें डायरेक्ट नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे यहां तो दे दिया कि त्रिभुज का एरिया ये है, कभी कभी त्रिभुज की भुजाएं दे देगा कि 3 4 5 है त्रिभुज की भुजा, तो वो तो पता चल जाएगा ट्रिपलेट है। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल की भुजा 13 14 15 या 25 28 40 ऐसी भुजा दे दी, तो फिर आप एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से, है ना। तो 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस 18 इंटू हाइट ऑफ पिरामिड 12। तो 3 से 18 कटेगा 6 बार, 6 इंटू 12 72 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम 72 बन जाएगा। ये डी ऑप्शन आंसर होगा। ये बताओ, पिरामिड की हाइट डबल कर दी तो वॉल्यूम कितने गुना होगा? क्या बात है। देखो पहले पिरामिड का आयतन कितना था, तो पहले वॉल्यूम कितना था, अब वॉल्यूम कितना है, आप ये समझ लो। पहले पिरामिड का वॉल्यूम था 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही था। अब क्या हो गया? 1/3 गुना बेस। अब ये बोल रहा बेस को नहीं छेड़ा है उसने, केवल जो हाइट है ना, हाइट उसको डबल कर दिया। तो ये जो हाइट है ना, हाइट इसको डबल कर दिया, 2h कर दिया। तो वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा बताओ जरा? तो देखो वॉल्यूम कितने गुना हुआ, तो देखो 1/3 से 1/3 कटा, b से b कटा, h से h कटा, इनका रेशियो आ गया 1 से 2 का। तो जो वॉल्यूम है आपका वो 2 गुना हो गया क्या? तो वॉल्यूम 2 टाइम्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, आधे लोग इसमें से वो भी हैं, वो बोलेंगे सर ऑप्शन हिंदी में लाया करो। मतलब इतनी भी हिंदी नहीं आती, पता है, बहुत खराब स्थिति में है। किसी भैया दीदी ने बोल दिया पुलिस बन जा, तो तैयारी करने लग गए। मतलब इतनी खराब स्थिति है, बताओ।
हाँ अभी पवन सर आ रहे हैं भाई, पवन सर इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और आपको पजल, जो अभी एक नए सवाल आए हैं, अभी थोड़े अच्छे सवाल बने हैं अभी आपके आज के पेपर में बने हैं पजल के, तो 2 क्लास लेंगे आज आपकी बैक टू बैक। पहली क्लास खत्म होगी, उसके बाद फिर से लाइव आएंगे, दोबारा दूसरी क्लास लेंगे, है ना। हम चाहें तो एक ही क्लास में कर सकते थे, पर मैंने ही बोला कि 2 क्लास सेपरेट रखिएगा, स्टूडेंट्स को समझ नहीं पड़ती फिर, है ना। कोई पजल देखना चाहे तो पजल देख लेगा, वैसे तो सभी देखेंगे पूरी पूरी दोनों ही क्लास। पर मैं बता रहा हूं, मेरी क्लास जैसे ही खत्म होगी पवन सर लाइव आएंगे, और आपको पढ़ना भी है, अच्छा पढ़ना है ना, तो टाइम देना पड़ेगा। किसी पिरामिड की हाइट आधी कर दी, अब आप भी जानते हो भाई आयतन कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं पहले वॉल्यूम कितना था, 1/2 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट थी। अब क्या हो गया, 1/3 इंटू बेस, बेस को नहीं छेड़ा पर हाइट उसने क्या कर दी, आधी, तो हाइट जो भी थी उसको आधा कर दिया, हाइट बाई 2 कर दी। तो देखो ना, ये तो पूरा कट जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, तो वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो गया, मतलब आधा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा। बात समझे, तो वॉल्यूम बिकम हाफ, वॉल्यूम बिकम हाफ, वॉल्यूम आधा बन जाएगा, आधा हो जाएगा। पिरामिड और प्रिज्म का आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, उनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा बताओ। देखो पिरामिड और प्रिज्म का आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, उनके आयतन का रेशो देखो, पिरामिड और प्रिज्म, तो पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन, और यहां आएगा प्रिज्म का आयतन। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 गुना बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस, ये बेस नहीं है, आधार नहीं है, आधार का क्षेत्रफल है, इंटू हाइट है। और इसका प्रिज्म का आयतन क्या होता है, खाली बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये बोल रहा है इनका ऊंचाई भी समान है और इनका बेस भी समान है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो बेस इंटू हाइट से बेस इंटू हाइट खत्म, तो ये 3 वहां चला जाएगा, तो इनके वॉल्यूम का रेशो 1 से 3 बन जाएगा, तो इनके वॉल्यूम का रेशो 1 से 3 बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आप लोग फ्री में पढ़ाते हो, ये लोग पैसे में पढ़ाते हैं। अरे भाई पैसे में तो हम बहुत सारी चीज़ पढ़ाते हैं, फ्री में अगर हम इतना पढ़ाते हैं तो। वर्गाकार पिरामिड का आधार 6 है, तिर्यक ऊंचाई 5 है, पार्श्व पृष्ठीय एरिया ज्ञात करो, कर्ड सरफेस एरिया बताना है हमें। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है ना, आंसर 36 होगा। अच्छा गड़बड़ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ पे है, अब वो तो होता है, अच्छा यहाँ पे। अरे गुड्डू आप बाद में जुड़े हो गुड्डू, ओ गुड्डू ये 1/3 कैसे हो गया, 1/2 गुना आधार ऊंचाई होना चाहिए ना भाई, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई होना चाहिए। ए मेरे भोले गुड्डू, पूरी क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 1/3 क्यों हुआ, ये पूरी क्लास देखना, बीच में जुड़े होंगे ना आप लोग, समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। जिन जिन जो जो लोग बीच में जुड़े हैं ना भाई, समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे ये मास्टर समझाता नहीं है, इसलिए बोलता हूं कोई भी क्लास पूरी देखा करो, और ये तो स्पेशली शुरू से ही देखना भाई, तभी पूरी समझ में आएगी। बंटी का साबुन स्लो है, बिल्कुल। एक वर्गाकार पिरामिड का आधार 6 है, तिर्यक ऊंचाई 5 है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो अब यहां पे हमें आकृति बनाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, ये पिरामिड है ना, समझना मेरी बात को। ये बोल रहा है इसका आधार 6 है, तो देखो ये जो आधार हो गया इसका 6 भुजा वाला एक वर्ग हो गया, ठीक।
ये बोल रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 है। अब ध्यान से समझना जरा, तिर्यक ऊंचाई कहाँ होगी, तो इसका ऊपर वाला देखो, ये तो जमीन हो गई, छत ये है, इस छत के कोने से, इस छत के कोने से इसकी भुजा पे कहीं पर भी, मान लो इस छत के कोने से, यार ये थोड़ा सा अजीब तो नहीं दिख रहा आपको, इस छत के कोने से है ना, इस छत, अरे पिरामिड बनाना था, मैंने क्या बना दिया ये, मैंने प्रिज्म बना दिया, माफ़ करना, क्षमा चाहता हूँ भाई, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ध्यान देना, एक साथ दोनों पढ़ा रहा हूँ इसलिए गड़बड़ कर दी मैंने, कोई बात नहीं, पिरामिड बनाना था ना, प्रिज्म बना दिया मैंने। चलो, मतलब मुझे ऐसे बनाना है, यहां से भी इसको मिला देते हैं अपन, यहां से भी इसको मिला देते हैं अपन, यहां से भी इसको मिला देते हैं अपन, सारे शीर्षों से मिला दो इसको, ठीक है, इस चोंच को, यहां से भी इसको मिला देते हैं अपन, है ना। तो ये ऊपर पॉइंट हो गया, पॉइंटेड हो गया, है ना, नीचे वर्ग हो गया जिसकी भुजा 6 है। ये बोल रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 है। अब स्लांट हाइट क्या होती है इसकी, आप भी जानते हो, स्लांट हाइट होती है उसकी चोंच से इसकी भुजा के मिड पॉइंट पे एक रेखा खींच दी मैंने, ये वाली, है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी स्लांट हाइट हो गई, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, स्लांट हाइट एल, है ना, जिसे 5 बोलते हैं अपन, स्लांट हाइट 5 है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो ये इस प्रिज्म की, पिरामिड की हाइट हो जाएगी, तो ये हाइट ऑफ पिरामिड हो गया h, है ना, h हो गया। और यहां से यहां तक आप मिला दीजिए, तो देखो अगर ये बिल्कुल सेंटर है इस वर्ग का, तो ये पूरी भुजा 6 है, तो ये आधी भुजा 3 बनेगी क्या, तो अगर ये 3 है और स्लांट हाइट 5 है, तो क्या हाइट मेरी 4 बनेगी क्या, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, और ट्रिपलेट है, 90 डिग्री के सामने 5 है, और ये भुजा 3 है, तो 3 5, तो ये भुजा 4, हाइट 4 हो जाएगी क्या इसकी। तो इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि इसकी हाइट 4 आ गई। हमें क्या पूछा इसका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया या टोटल लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, तो ये होता है किसी भी पिरामिड का 1/2 इंटू आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, काय की ऊंचाई, पिरामिड की ऊंचाई, ये होता है। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, भाई 6 भुजा वाला वर्ग है, तो इसका परिमाप होगा 6 + 6 + 6 + 6, 6 चौके 24, तो इसका पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट ऑफ पिरामिड 4, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 इंटू 24 48 हो जाएगा। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 48 आ जाएगा। आए कट्ठे गड़बड़ हो गई, 40 है, 40 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, एक मिनट। एक पिरामिड है, वर्गाकार, वर्गाकार पिरामिड है, इसका आधार 6 है, 6 इसकी भुजा हो गई, 6 6 6 6, इसकी तिर्यक हाइट है 5, तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट इसकी 5 आ गई। ये पूरा 6 है, तो ये सेंटर है अगर, तो ये 3 हो जाएगा यहां से यहां तक, है ना। अगर मैं एक सर्कल भी ड्रॉ करूंगा तो सेंटर है, तो रेडियाई ही बनेगी, आधी बनेगी इसकी, परफेक्ट। तो आपसे हाइट पूछिए तो ये 3, ये 4, तो वो 5 बनेगी, तो हाइट इसकी 4 ही बननी है। मैंने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा है, पिरामिड है ना ये, तो पिरामिड का वो बनेगा 1/2 इंटू, अरे यार यहाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ गड़बड़ हो गई, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ हाइट नहीं आती, यहाँ तिर्यक ऊंचाई आती है, स्लांट हाइट आती है। मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी इसको यार, मैंने ज़बरदस्ती निकाल दी। चलो अच्छा हुआ, ज़बरदस्ती के चक्कर में सीख तो गए अपन। स्लांट हाइट हमारी 5 है यहाँ पे, स्लांट हाइट हमारी 5 है, स्लांट हाइट आएगा ना यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई आएगी। भाई फॉर्मूला ही गलत लगा दिया मैंने, देखो ना तिर्यक ऊंचाई होता है यार, ये देखो यहाँ पे किसी भी पिरामिड का कर्व्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार का परिमिति, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, इंटू स्लांट हाइट एल। हाँ स्लांट हाइट एल, स्लांट हाइट लेते हैं, क्षमा चाहता हूं मुझसे ही गलती हो गई, ठीक है, स्लांट हाइट हो जाएगी। तो देखो 1/2 गुना आधार का पेरीमीटर, आधार का परिमाप क्या होगा 6 6 6 24, इंटू स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी 5,
तो 24 पंजे 120, 120 का आधा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। चलो कम से कम ये तो पता चला कि कभी हाइट निकालनी पड़ जाए इसमें, वॉल्यूम पूछ ले इसी सवाल में, मान लो इसी सवाल में वॉल्यूम पूछ ले। चाय लग रही है सर जी आपको, भूल रहे हो? अरे क्या भूलूं यार, ये ध्यान नहीं रहा है एकदम से, क्योंकि ये पहली बार आया ना फॉर्मूला भाई पिरामिड का कर्व्ड सरफेस एरिया का, जिसमें तो अभी यूज नहीं हुआ ना एक आध बार, अब ध्यान रहेगा। ठीक है, होता है भाई। ये देखो, एक वर्गाकार पिरामिड का आधार 8 है, ऊंचाई 10 है, टोटल सरफेस एरिया पूछा। देखो किसी पिरामिड का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का एरिया, ऊपर तो एरिया होता ही नहीं है तो आधार का एरिया, यही होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। उसकी चारों दीवारों का एरिया और आधार का एरिया, ऊपर तो चोंच होती है, बिल्कुल बिंदु होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया अभी जस्ट लिखा था मैंने, क्या 1/2 गुना आधार का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, और इनटू आधार का क्षेत्रफल। अब आधार उसका क्या है, अगर वर्ग की भुजा 8 है, आधार 8 है ना, आधार 8 है तो उसका एरिया क्या होगा, 8 का वर्ग। बात समझे, ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो 1/2 गुना आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, 8 भुजा है और ये वर्गाकार पिरामिड है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, अगर भुजा 8 है तो परिमाप 8 का 4 गुना 32 होगा, तो ये 32 हो गया। इनटू हाइट ऑफ पिरामिड कितनी है, तो देखो अच्छा तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हाइट पूछ ली तो हाइट आप निकाल लोगे ना, अभी जस्ट बताया था मैंने एक सवाल में कि हाइट कैसे निकालते हैं किसी भी पिरामिड की, है ना भाई। देखो यहाँ पर एक चोंच बना दो, उसको सारे पॉइंट से मिला दो, है ना। बात समझना मेरी, ये बोल रहा है इसकी स्लांट हाइट दे रखी है 10, यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक मिला दूं इसको तो ये स्लांट हाइट हो गई L, स्लांट हाइट L बराबर 10 आ गया, ठीक है। स्लांट हाइट ये आ गया, आधार 8 है इसका, तो ये पूरी भुजा 8 आ गई, तो इसका सेंटर जो होगा वो यहां पे होगा, तो यहां से यहां तक आधी दूरी 4 होगी, और ये इसकी पूरी हाइट हो गई। बात समझे आप लोग, ये 4 और वो 10 हो गई। स्लांट हाइट 10 है, आधार उसका 8 है, तो ये 4 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, यानी कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो 10 का स्क्वायर 100 में से 4 का स्क्वायर 16 गया, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहां से हाइट निकलेगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहां पे, ठीक है ओके। तो 100 माइनस 16 यानी कि 84 आ जाएगा, अंडर रूट 84, अंडर रूट 84 मतलब 21 चौके 84, तो 4 बाहर 21 अंदर, 4 रूट 21, ये हाइट आ गई आपकी। तो हाइट आपको दे रखी है 4 रूट 21, 4 रूट 21 इंटू नहीं प्लस आएगा ना आधार का एरिया, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर से गलती कर रहे हैं, हाइट क्यों आप फिर वही गलती कर रहे हैं, अरे हाँ यार फिर वही गलती कर रहा हूं मैं, फिर वही गलती कर रहा हूं मैं यार, ये फार्मूला गलत लिख दिया मैंने। देखो फिर से हाइट नहीं पूछी है भाई, स्लांट हाइट पूछी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। चलो फिर से 2 बार सीख ली आपने हाइट कैसे निकालते हैं, कम से कम आपने 2 बार हाइट निकालना सीख ली, जरूरत ही नहीं है इसकी भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, पर चलो पता तो चला हाइट ऐसे निकालते हैं, है ना। डायरेक्ट दे रखा है भाई तिर्यक ऊंचाई 10, तो बस इसको सॉल्व करो। क्या करूं यार, गड़बड़ हो रही भाई, चलो कोई बात नहीं है। ये 16 बार कटेगा, 16 इंटू 10 160 और 64, ठीक है। ये 16 6 22 आ गया, यानी कि 224 इसका टोटल सरफेस एरिया बनना चाहिए, 224 डी ऑप्शन आएगा। फॉर्मूला गलत लगा दिया 2 बार, क्या करूं यार, कब से पढ़ा रहे हैं, बस अभी से ही, ज़्यादा देर नहीं हुई, 1 घंटा 20 मिनट हुए हैं अभी तो, है ना। चलो ये आ गया पिरामिड का आयतन। अब इसका वो हो गया रेक्टेंगुलर, है ना, आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आप कर लोगे क्या, आयतन क्या हो जाएगा भाई, देखो आयतन हो जाएगा
1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो देखो आधार है आयताकार, तो आयत का लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म आ गया 9। मतलब जैसा भी आधार दे रखा हो, चाहे यहाँ वर्ग आ जाए, त्रिभुज आ जाए, आयत आ जाए, समलंब आ जाए, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, कुछ भी आ जाए, उसका एरिया लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम निकालते टाइम, उसका एरिया, जो भी 2D फिगर है उसका एरिया, और प्रिज्म की हाइट लगानी है। बस ये हमारा सवाल हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 से कटेगा ये 3 बार, तो 12 8 96, 96 गुना 3 करना है। मतलब आप समझ में आ गया आपको कि वॉल्यूम निकालने के लिए बस ये जस्ट 3 फॉर्मूले याद रखना है, 3 6 18, 3 9 27 और 1 28। थोड़ी सी गड़बड़ होगी आगे जाके, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि गड़बड़ और आप फंस कहां पे सकते हो, वो मैं बताऊंगा। आप कहां फंसोगे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक षटभुजाकार है, देखो षटभुजाकार पिरामिड है ना, इसकी प्रत्येक भुजा 6 ऊंचाई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां तिर्यक ऊंचाई दे रखी है भाई, तिर्यक ऊंचाई, अब गड़बड़ ना कर दूं मैं, तिर्यक ऊंचाई पूछी है, दे रखी है भाई, तिर्यक ऊंचाई 8। अब गलती नहीं करूंगा भाई, अब गलती नहीं करूंगा फॉर्मूले में। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये क्या होता है, तो ये होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप। अब देखो एक षटभुजाकार है, षटभुज ये होता है, षटभुजाकार है, ये आकृति है ना, ये इसकी षटभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 6 है, तो ये भुजा भी 6 6 6 6 6 6, सारी भुजाएं 6 6 6 6 6 आ गई। तो इसके आधार का परिमाप क्या होगा, 6 इंटू 6 36 आ जाएगा इसका परिमाप, और इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट 8 बनेगी, तो 2 से कटेगा 4 बार, 36 दूनी 72 दूना 144, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 144 बन जाएगा, सी ऑप्शन। अब गलती तो नहीं करी, ठीक है। ये बताओ, एक पिरामिड की ऊंचाई दे रखी है, आधार की भुजा दे रखी है, और तिर्यक ऊंचाई पूछी है। अच्छा, अब तिर्यक ऊंचाई पूछी है, ओके ठीक है, यहां बना लेते हैं अपन अब, है ना। देखो ये एक वर्ग है, समझना, वर्गाकार पिरामिड है ना, और इसकी चोंच जो होगी वो ऊपर होगी, यहां पे, यहां बना लेता हूं, तो यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, है ना। इसका आधार 10 भुजा, आधार की भुजा 10 है, समझना, भुजा 10 है इसकी, 10 10 10 10 10, है ना, और इसकी हाइट 12 है। हाइट यहां से निकालेंगे अपन बिल्कुल सेंटर से, तो ये हाइट इसकी 12 बन जाएगी, तो हाइट आपकी कितनी कितनी हो गई, h बराबर 12 हो गई, ये हाइट हो गई, और ये आपका इस तक की दूरी हो गई, किस तक की, तो ये इसका स्लांट हाइट हो जाएगी, यहां से यहां तक, ये स्लांट हाइट हो गई l, और यहां परपेंडिकुलर है ये। अच्छा, वर्ग की भुजा 10 दे रखी है, तो देखो पूरी भुजा 10 है यहां से यहां तक, तो ये आधी भुजा हो जाएगी 5। तो बताओ ये भुजा 5, ये भुजा 12, तो क्या ये भुजा 13 नहीं बनेगी, 5 12 13 से ट्रिपलेट है, तो इसकी स्लांट हाइट 13 बन जाएगी क्या। कितनी देर चलेगी, मोबाइल डाउन हो रहा है, सो जाओ भाई रॉयल, आई एम रॉयल, डाउन हो रहा है गुड्डू, नाम रॉयल रखा हुआ है, मोबाइल डाउन हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आया, चलो ये हो गया खत्म। अब आखिरी प्रॉब्लम आती है इसमें, जहां समबाहु त्रिभुज होता है ना, यहां विद्यार्थी सबसे ज्यादा फंसते हैं। अच्छा, इसमें वो आप ये मत समझ लेना है ना कि एडवांस मैथ्स इतना ही आसान है, क्या कांस्टेबल के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन इसमें चिथड़े भी उड़ जाते हैं। अभी तो हमने स्लांट एज, ये जो ई होता है ना, इसका सहारा लिया ही नहीं है कहीं पे। अगर तिर्यक किनारा निकालना पड़ जाएगा ना इसी सवाल में, तो सवाल पूरा बदल जाएगा, मैं बता देता हूं। देखो फिर ये सवाल ऐसे होगा, जैसे एक स्क्वायर है, ये इसकी चोंच है, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो। आपको स्लांट एज दे दिया, मान लो तिर्यक किनारा, तो इसके शीर्ष से ऊपर चोंच को मिलाई गई दूरी, ये वाली स्लांट एज होती है ई, और आपको हाइट दे दी गई ये कि ये इसकी एच है, तो फिर आपको ये वाला डिस्टेंस पूछ लेगा कि ये बताओ कितना होगा, यानी कि पूरा विकर्ण पूछ लेगा, भुजा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो फिर हमें ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। और उसमें ध्यान रखना, यहां 90 बनता है,
पर ये 90 बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें अपन, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यहीं लगनी है, वहां नहीं लगेगी, वहां फिर अलग तरीके से चीजें काम करती है। समझ में आया? तो वो चलो थोड़ा सा चीजें ज्यादा हो जाती है, वो एसएससी वगैरह के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, अभी उतना डीप में नहीं ले जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? अभी कांस्टेबल में काम हो जाए, केवल उतना पढ़ना है आपको। यहां फंसते हैं सबसे ज्यादा लोग, जब आधार एक समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है? समबाहु त्रिभुज अगर आधार हो तो ये ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से समझना है इसमें अब। हाँ ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी लोग, और लाइक कर दो वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा है। यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ध्यान समझना। देखो प्रॉब्लम कहां पे आएगी, मान लो मैंने ऊपर एक चौंच बना दी, इसका आधार एक त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था, और मैंने इसको ऊपर से मिला दिया। अब ध्यान से समझना, यहां से लगा के ये इसका सेंटर मान लेता हूं मैं, थोड़ा इधर बना देता हूं, समझ लेना आप, है ना? तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, है ना? ये इसकी हाइट हो गई। यहां से यहां तक की दूरी इस समबाहु त्रिभुज की भुजा का मिड पॉइंट हो गया, ये यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान देना। अब ये जो दूरी है ना, ये एक रहस्यमय दूरी है, मैं इसको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो ये इसको मिला दिया मैंने यहां पे, है ना? ध्यान से समझना जरा। यहां 90 डिग्री होता है, आप भी जानते हो, पर ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी, इसके लिए भी एक रहस्य है। देखो अगर एक समबाहु त्रिभुज में एक सर्कल बना दिया जाए ऐसे, तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, बात समझे? जिसकी ये रेडियस हो जाएगी, इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। यानी कि ये अंदर बना हुआ सर्कल होता है, तो इसमें इसे हमें, ये जो आर होता है इसे हम आर बोलते हैं। देखो ये तो हमारी हाइट हो गई, आप भी जानते हो कि इस ट्राइंगल की मतलब इस पिरामिड की हाइट ये हो गई, और ये इसकी स्लांट हाइट एल हो गई, इसे हम आर बोलते हैं। तो अगर मैं आपको यहां पे गौर से समझाऊं तो ये इस तरीके का एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां आर है, यहां एच है, और यहां एल है। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एल स्क्वायर, ठीक है, बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? ये चीजें दे रखी होगी तो बात अलग होगी, लेकिन हमें एक बात ध्यान से समझना है कि यहां जो आर है ना, आर, ये आर क्या होता है, तो आर होता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की अंतः त्रिज्या, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है, ये इन रेडियस अंतः त्रिज्या। तो ये होती है भुजा अपॉन 2√3, भुजा अपॉन 2√3 होती है, ध्यान रखना। अगर मैं इसी पॉइंट से इसके वर्टिसिस को यहां तक शीर्ष को मिला दूं, तो एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो तीनों शीर्षों को छू के निकलेगा, है ना? तो उसे हम कहते हैं इसकी क्या बोलेंगे, परित्रिज्या। तो वो होती है a/√3, ये होती है, ये आप जानते हो। पर इसका यूज बहुत कम होता है, जब स्लांटेज वाले डिफिकल्ट सवाल बनते हैं तो यूज होता है, इसलिए ज्यादा डरो मत, आसान भाषा में समझो। कभी भी आर का मान निकालना पड़ जाए, समबाहु त्रिभुज अगर उसका बेस दे रखा है तो आर हो जाएगा भुजा अपॉन √3, ये हम जानते हैं क्योंकि उसकी अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आया? ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है? इतना समझ लो फिलहाल आप। तो जैसे सवाल आया, अब इसको समझिए आप, इसको समझिए आप, ठीक है? हाँ, घबराना नहीं है। सबसे पहले देखो, एक पिरामिड बनाया जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो, अगर एक समबाहु त्रिभुज आधार का एक पिरामिड बनाया मैंने, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना? ये इसका ऊपर चोंच हो गया, है ना? तो मैंने इसको सब दूर से मिला दिया, भाई शीर्ष से मिलाया इसको, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, अगर मैं इसका सेंटर कुछ यहां मान लूं, तो यहां से मैंने इसको शीर्ष को मिला दिया, तो ये इसकी हाइट बन जाएगी क्या?
थोड़ा सा मैंने इधर बनाया है ना, ताकि वो एक ऊपर लाइन ना चली जाए, इसलिए। तो इसका सेंटर हो गया यहाँ पे, सपोज करो, है ना। तो ये इसकी हाइट हो गई h। अगर मैं ऊपर से इस समबाहु त्रिभुज की भुजा के मिड पॉइंट पे एक रेखा खींच दूं, तो उसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं l। और ये जो दूरी होती है इसे हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको केंद्र मान करके, इस बिंदु को केंद्र मान करके एक सर्कल बनाया जा सकता है इस ट्रायंगल के अंदर, और उसे हम बोलते हैं उसका इन सर्कल बोलते हैं हम उसका इन सर्कल। तो ये इन रेडियस हो जाएगी यहां से। बस हमें सवाल में क्या दे रखा है, इसकी भुजा 10√3 है। तो देखो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 10√3 है। हमें बोला है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो देखो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बहुत अच्छे से समझना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पिरामिड का, बहुत अच्छे से समझना। टोटल सरफेस एरिया होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस उसके टॉप का एरिया। टॉप तो कुछ होता ही नहीं है, पॉइंट है। आधार का एरिया, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें ये जोड़ दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, 1/2 गुना आधार का परिमाप। आधार क्या है 10√3, इसका पेरीमीटर आएगा 30√3, ये पेरीमीटर आ गया। इंटू हाइट ऑफ पिरामिड लेना है। पिरामिड की हाइट कहां दे रखी है, वो निकालना पड़ेगी, तो वो निकालेंगे अपन, है ना। और ये तो हो गया अपना लेटरल सरफेस एरिया। और इंटू क्या, सॉरी, प्लस क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है इसका, अब देखो इसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का आधार है 10√3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू उसकी भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 10√3 है, तो उसका एरिया क्या होगा √3/4 इंटू इस भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3। और टोटल सरफेस एरिया हमें क्वेश्चंस में गिवन है, देखो कि इसका टोटल सरफेस एरिया है 270√3, तो ये आ गया 270/√3। बात समझे आप लोग? यस। तो देखो 4 से कटेगा ये 100 25 बार, तो 25 या कितना आ गया 75, 75√3 है, वो 75√3 इधर जाएगा, तो कितना बचेगा 195√3, और बराबर में क्या बचा 1/2। देखो 2 से 30 कटेगा 15 बार, तो ये आ गया 15√3 इंटू हाइट। बात समझे? चलो तो हाइट निकालें अपन यहां से। अरे हाइट नहीं बे, स्लांट हाइट है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार अच्छे से देख लेता हूं। हाँ स्लांट हाइट निकलेगी, तो यहां से स्लांट हाइट निकाल लो। देखो √3 से √3 कट जाएगा, 15 का भाग दोगे तो 15 एकम 15, 4 बचा, 15 तिया 45, तो यहां से हमारी हाइट आ जाएगी 13 के बराबर। बात समझे? हाइट हमारी 13 के बराबर आ गई। तो ये जो h है ना, ये हमारा 13 दे रखा है। अब मुझे तो स्लांट हाइट पूछिए, देखो सवाल में बे स्लांट हाइट, बे क्या कर रहा हूं, ये जो L निकलेगा यहां से ये 13 के बराबर आएगा, तो स्लांट हाइट 13 के बराबर आ गई। तो स्लांट हाइट मेरी 13 के बराबर आ गई। अब स्लांट हाइट दे रखी है, मुझे हाइट पूछिए। ये अंतः त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या अपन? यस। अंतः त्रिज्या के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा देखो अंतः त्रिज्या हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक सर्कल बनाया जाए तो उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, तो उसकी रेडियस निकालने के लिए हम लिखते हैं भुजा अपॉन 2√3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 10√3, तो यहां लिखेंगे 10√3 और बटे में डिवाइड करेंगे 2√3 से। तो ये इससे कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, यानी कि रेडियाई कितने के बराबर आ गई 5 के। तो रेडियाई हमारी 5 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पे रेडियाई हमारी 5 के बराबर आ जाएगी, रेडियाई हमारी 5 के बराबर आ जाएगी। बात समझे? रेडियाई हमारी 5 के बराबर आ जाएगी। तो बस अब रेडियाई हमारी 5 के बराबर आ गई, ये 13 आ गया, है ना। तो देख लो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, ये r बराबर 5 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना यहाँ पे। ये भुजा 5 है, ये भुजा 13 है, तो क्या ये
12 नहीं हो जाएगी? बोलो 5 12 13, तो 12 हाइट हो जाएगी क्या इस सवाल में मेरी? ठीक है, एक ढंग का सवाल करा दूं ना तो औलादे रोने लग जाती है, इतना लंबा सवाल, ऐसे करो न वैसे करो। अबे जो चीज चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए वो तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे लप्पू हो? तुम चाहते हो हर सवाल 2 2 3 3 सेकंड में उड़े, कैसे उड़े? ऐसे लंबे सवाल करने का टाइम मिलेगा क्या? अरे भाई 2 घंटे मिलते हैं पेपर में, पेपर तुम्हारा 45 मिनट का नहीं होता। साल भर पढ़ो ढंग से एक बार कोर्स को तो पता चलेगा। मुझे तो उन औलादों पे बहुत गुस्सा आता है, वो 2 घंटे का पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं करते हैं और फिर बाहर आके बोलते टाइम कम पड़ गया, वरना तो मैं तो 200 नंबर ले आता 100 में से। सड़ी पड़ी कांस्टेबल की परीक्षा में तुम्हारे टाइम नहीं बच रहा तो तुम बैंकिंग के सपने देखना भी मत। सपने देखते ही पहली फुर्सत में चल बसोगे। एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग, टाइम लिमिट कम, चल बसोगे। सपने भी मत देखना फिर, अगर तुमको इन जैसी एग्जाम के लिए भी टाइम कम पड़ रहा है तो। सोचने का भी नहीं है भाई, रिस्की है, जानलेवा हो सकता है सोचना भी। समझ में आया? चलो, पिरामिड भी खत्म हो गया है। मैंने आपको प्रिज्म बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नो डाउट बेस्ट तरीके से। मैंने आपको पिरामिड भी पढ़ा दिया है। अब मैं आपको आखिरी चीज पढ़ाता हूं, टेट्राहेड्रॉन। और ये पढ़ते ही अपना प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन खत्म हो जाएगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है? ठीक है, चलो, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है समझना मेरी बात को। आखिरी चीज है, 5 मिनट की बची है बस, खाली है ना, 5 मिनट की बात बची है बस। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? जैसे ऐसा कमरा समझ लो जिसमें 3 दीवारें होती और एक छत होता है। बात समझना मेरी बात, फिर से समझना, इधर देख मेरी तरफ। एक ऐसा कमरा जिसकी 3 दीवारें हैं, 3 दीवारें हैं और एक जमीन है, एक छत है, फर्श है। 3 दीवारें जो है ना वो भी समबाहु त्रिभुज है, और जो फर्श है ना वो भी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि कुल मिला के 4 दीवारें हो गई। तो जिसकी चारों दीवारें, जिसकी चारों दीवारें, चारों दीवारें एक समबाहु त्रिभुज हो, उससे हम बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स 4 होता है। हेड्रॉन, हेड्रॉन मतलब दीवारें, 4 फलक, समबाहु हो, जिसकी चारों दीवारें समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, उसे हम बोलते हैं समचतुष्फलक। इसे हम हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलक। सम कैसे लिखते बे? सम चतुष्फलक है ना, इसको सही ऐसे लिखते हैं, सम चतुष्फलक। इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं, जिसकी सम मीन समान, चतुष यानी कि 4, और फलक मीन्स होता है दीवारें, जिसकी 4 दीवारें समान हो उसे हम सम चतुष्फलक बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं। बात समझ में आ गया आपको? अब एक एक करके चीजें समझते हैं अपन। जैसे जैसे ये टेट्राहेड्रॉन है, ये टेट्राहेड्रॉन है, इसमें क्या है मेरी बात समझना, है ना? डिंपल लास्ट ठिकाने लगाओ, ध्यान समझना। इसका आधार भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी 3 दीवारें हो गई। कौन कौन सी 3 दीवारें? तो ध्यान समझना, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार हो गई। दूसरी दीवार कौन सी हो गई? तो दूसरी दीवार ये वाली हो गई, और तीसरी दीवार उसके पीछे वाली हो गई, उधर जो आपको यहां से नहीं दिख रही होगी। बात समझ में आ गया? अरे जो ये दीवार हो गई तीसरी वाली दीवार, जैसे ये
ये पिंकी पिंकी, ये चौथी दीवार, तीसरी दीवार हो गई। ये बात समझ में आ गया? एक तो जमीन, एक फ्रंट वाली, एक ये वाली, 1 2 3 जमीन, और एक वो पीछे वाली उधर 4 दीवारें दिख रही हैं आपको, है ना? अरे चारों दीवार दिख रही है। ये एक समचतुष्फलक है, सभी के सभी समबाहु त्रिभुज है और समान भुजा वाले, अगर, है ना? समझ में आ गया आपको? ये एक समचतुष्फलक है। इसकी एक दीवार तो ये हो गई, ये नीचे वाली, एक दीवार ये हो गई, ये दूसरी वाली, एक दीवार ये हो गई तीसरी वाली, और एक चौथी इसके पीछे है ना, चौथी इसके पीछे दिखाऊं कौन सी वाली? देखो ये चौथी इसके पीछे वाली ये हो गई, ये जो बड़ी दीवार है जो इसके पीछे होगी बिल्कुल, वो चौथी दीवार। चारों दीवारें हो गई इसकी, चारों के चारों समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आई आपके? ठीक है, चलो बस आखिरी सवाल है भाई, 3 सवाल है इसके, खाली 3 सवाल कराऊंगा इसके। अगर मैं किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को खोल दूं, ऐसे खोल दूं, पंख खोल दूं, उसके पंख खोल के बताऊं आपको। एक समचतुष्फलक क्या होता है? एक प्रकार से कमल होता है। कमल कैसे होता है? लोटस एकदम यूं होता है, एकदम से सब तरफ से यूं। अगर मैं उसकी पंखड़ियों को खोल दूं तो ऐसे खुल जाएगा वो, इधर से भी खोल दूं तो ऐसे खुल जाएगा वो। तो इस तरीके से मैंने इसको खोला कि ये बीच में समबाहु त्रिभुज रह गया आपका, ये बीच में समबाहु त्रिभुज रह गया। अबे ये बीच में समबाहु त्रिभुज रह गया, बीच में समबाहु त्रिभुज रह गया। इसकी एक दीवार ऊपर खोल दी, एक दीवार इधर खोल दी, एक दीवार इधर खोल दी। बात समझ में आई? और समचतुष्फलक में भी वही फंडा है। ये दिखने में बिल्कुल पिरामिड है, दिखने में बिल्कुल पिरामिड है, ये दिखने में बिल्कुल पिरामिड है। तो यहां पर क्या है? ये इसका सेंटर हो गया। इस त्रिभुज के बीचों बीच जाके खड़े रह जाओ, बिल्कुल ऊपर देखोगे तो ये इसकी हाइट। समझ में आ गया? वही सवाल है अभी भी। अगर मैं इसकी भुजा के मिड पॉइंट को ऊपर से मिला दूंगा तो ये इसकी स्लांट हाइट, और इसके ऊपर वाली चोंच से इस त्रिभुज के शीर्ष यानी कि जैसे ये शीर्ष है तो यहां तक की दूरी ये होती है स्लांट एज, तिर्यक किनारा। ये सब समझ में आता है आपको? चलो, मैंने इसको पूरे खोल दिया, खोल करके जमीन पे ऐसे रख दिया ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। ये ए भुजा, 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 ए भुजा। ठीक। अगर मेरी बात समझना, अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज की यहां से लगा के यहां तक इस समबाहु त्रिभुज की भुजा के मिड पॉइंट पर एक सीधी रेखा खींच दूं तो वो मेरी क्या हो जाएगी? इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या इस पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाएगी क्या? यानी कि जो स्लांट हाइट है मेरी, वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है क्या? बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? इसकी जो हाइट होगी वो यहां से मापेंगे अपन बिल्कुल ऊपर तक, ये इसकी हाइट हो जाएगी। समझ में आया? चलो एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले पूछेगा समचतुष्फलक की तिर्यक ऊंचाई। तो देखो, समचतुष्फलक क्या होता है कि एक ऐसी आकृति, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। ये एक समचतुष्फलक है, एक ट्राइंगल हो गया, है ना? इसको मैंने ऊपर मिला दिया किसी चोंच से, तो देखो ये ऊपर एक बिंदु हो गया, यहां पे मैंने इसको यहां से मिलाया, यहां से मिलाया, यहां से मिलाया। अगर मैं ऊपर वाली चोंच से इसकी भुजा के मिड पॉइंट को, भुजा का मिड पॉइंट यहां पे हो गया ये, तो ये दीवार भी तो एक समबाहु त्रिभुज ही है। और समबाहु त्रिभुज देखो, अगर मैं इस बेस देखूं, इसका बेस एक समबाहु त्रिभुज है, और जो ऊपर 3 दीवारें बन रही है वो तीनों भी समबाहु त्रिभुज है। मतलब टोटल 4 दीवारें हो गई। अगर फर्श को भी जोड़ लूं और 3 दीवारें जोड़ लूं तो चारों मिला के 4 समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे ऊपर से बिल्कुल इसके सेंटर को अगर मैं मिला दूंगा यहाँ पे, तो ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है। आप सब जानते हो ये इसकी हाइट कहलाती है, एच बोलते हैं इसको। इसी प्रकार अगर मैं इस त्रिभुज के भुजा के मिड पॉइंट को अगर मैं यहां से मिला दूं इसको, तो ये इसकी क्या होती है? हमारी ये होती है हमारी समबाहु त्रिभुज की बिल्कुल सेंटर पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ये इसकी स्लांट हाइट होती है। और यही जो स्लांट हाइट है वो इस दीवार की ऊंचाई भी तो है, मतलब ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल बोलते हैं, क्या वो इस दीवार के लिए हाइट का काम कर रही है? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही है। यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, तो यही इसकी स्लांट हाइट होती है। तो ध्यान रखना, कभी भी समचतुष्फलक पढ़ोगे ना, तो जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो इसके अंदर क्या होती है? ये हो जाएगी स्लांट हाइट हो जाएगी। अरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए सबको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस दीवार की बात करूं, इस दीवार को देखो, मैं दीवार बना रहा हूं ये वाली दीवार, तो ये दीवार समबाहु त्रिभुज ही तो है।
और समबाहु त्रिभुज के बिल्कुल शीर्ष से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर अगर रेखा खींची जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई ही तो होती है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? तो वो होती है √3/2 इंटू भुजा। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए माना जाए इसकी भुजा को, है ना, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये जो ऊंचाई है इसी को तो इस समचतुष्फलक की स्लांट हाइट बोलते हैं। तो जो समचतुष्फलक की स्लांट हाइट है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? क्लास कब खत्म होगी भाई? मुश्किल से 5 मिनट की क्लास बची है अब, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, है ना। समझ लो बस, खाली रटने नहीं पड़ेंगे आपको। एक समचतुष्फलक की ऊंचाई क्या होती है तो ध्यान से समझना। फिर से अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज वो बनाता हूं, समबाहु त्रिभुज, तो ऊपर अगर मैं एक बिंदु बना लेता हूं तो मैंने इसको सारे शीर्षों से मिला दिया, तो ये जो 3 दीवार ऊपर बनेगी, एक जमीन पे बनेगी, ये सारी की सारी चारों दीवारें समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसको समचतुष्फलक बोला जाता है। अगर मैं यहां से इसकी भुजा के मिड पॉइंट को, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो इसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। अगर मैं इसके जो सेंटर पॉइंट है यहां से, है ना, अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट है यहां से, अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी यहां पे। और यहां से अगर मैं इसको मिला दूंगा, मेरी बात समझना, तो ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर एक सर्कल बना दिया जाए तो इसकी अंतः त्रिज्या होती है क्या? ये वाली। तो हमने देखा कि मुझे हाइट निकालनी है और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हाइट परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के सामने 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग l² बराबर क्या h² + r² होता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम से। और l क्या है? तो l होता है किसी भी समचतुष्फलक की स्लांट हाइट, जो कि मैंने अभी बताई √3/2 a होती है। तो अगर मैं l की जगह √3/2 इंटू भुजा लिख दूं और उसका स्क्वायर करूं तो बराबर आएगा हाइट² + r² के। और हाइट स्क्वायर क्या है? तो h² है, प्लस r क्या होता है? r इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, और इसकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है भुजा अपॉन 2√3। ये भी तो पढ़ाया है मैंने। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर r निकालना हो तो ये होता है भुजा अपॉन 2√3। तो इस r की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? भुजा अपॉन 2√3। तो इसका होल स्क्वायर कर दो, तो यहां √3 का स्क्वायर 3 होता है, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसमें से इसका स्क्वायर करके इधर ले आओ तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ a² आया, बटे में 2 का स्क्वायर आया तो 4 आया, √3 का स्क्वायर आया तो 3 आया। तो 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। बराबर में कितना है? h का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर हो गया। यहां बटे में 12 है, यहां 12 लाने के लिए 3 का गुणा करो तो यहां भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो 3 तिया 9a² में से 1a² गया तो 8a का स्क्वायर बनेगा और एलसीएम आ जाएगा 12, बराबर कितना है? h का स्क्वायर है। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अगर h का स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां से मैं कह सकता हूं कि h का वर्ग हटाया तो यहां पूरे पे वर्गमूल आएगा, तो वर्गमूल में 2 आ जाएगा, बटे में वर्गमूल में 3 आ जाएगा, और ये a का वर्ग हटेगा वर्ग से तो h a बनेगा। तो ये आ गई हाइट आपकी। तो यहां पर जो हाइट होती है ना वो √2/√3 इंटू भुजा होती है, √2/√3 इंटू भुजा होती है। ये डायरेक्ट रट सकते हो तो रट लो, वरना मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे प्रूव होता है। बात समझ में आया आपको? ठीक है, चलो। एक समचतुष्फलक का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो या लेटरल सरफेस एरिया बोल लो, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या बोलते हैं इसको? समचतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रन का जो आधार होता है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। इस पे जो 3 दीवारें बनी हुई है वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या पूछा है? कुल मिला के उसके कर्व्ड सरफेस का एरिया पूछा है, यानी कि तीनों दीवारों का एरिया पूछा है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तीनों दीवारों का क्षेत्रफल, कुछ नहीं और तीनों दीवारों का क्षेत्रफल। तीनों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। अरे चारों तरफ उसकी कितनी दीवारें हैं? 3 दीवारें हैं, तो तीनों दीवारों का एरिया क्या है भाई? 3 दीवारें हैं और एक दीवार कैसी है? समबाहु त्रिभुज है। तो एक दीवार का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा अगर मैंने a मान ली तो ये हो जाएगा हमारा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझे? तो ये 3 समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एक समबाहु त्रिभुज का एरिया ये, 3 का एरिया निकालना है, गुना 3 कर लो। बात समझ में आया? तो ये जो 3 समबाहु त्रिभुज का एरिया है वो ये हो गया, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर आपसे पूछ ले समचतुष्फलक का टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? चारों तरफ 3 दीवारें और एक जमीन पे भी दीवार है, तो 4 दीवार का एरिया आ जाएगा। तो जब भी टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा। और चारों दीवारों कैसी है उसकी, समबाहु त्रिभुज है, तो 4 दीवारें हैं और एक दीवार का एरिया है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3a²। रटने की जरूरत नहीं, आप यही याद करो, इसको आसानी से याद रहेगा। ये तो बहुत तकलीफ दे देगा आपको, तो आप यही याद करो इसको, बस ये कि 4 समबाहु त्रिभुज है तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया ये गुना कर दिया 4 का, बस यही याद करो। वो फॉर्मूले में रखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाओगे। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। और अगर आपसे पूछ ले कि समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा, तो आयतन आप जानते ही हो। आयतन कैसे निकालते हैं भाई? आयतन निकालेंगे किसी भी पिरामिड का आयतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट क्या होती है इसकी, समबाहु त्रिभुज की, समचतुष्फलक की हाइट? तो हाइट अभी मैंने बताई आपको। हाइट कैसे निकालते हैं भाई? अरे हाइट मैंने निकाली ना अभी, √2/√3 इंटू है √2 अपॉन √3 इंटू ए हो जाएगा। और यहां पे क्या आएगा, √3/4a², और ये आ गया 1/3। तो ये इसका आयतन होता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो बात अलग हो जाएगी, फिर ये यहां से कट जाएगा, ये e³ बन जाएगा, ये √2 है बटे में 4 आ गया, ये 12 आ गया। तो देखो √2/12, 4 × 12, और ये e³ आ जाएगा। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, √2/12 a³। क्लियर कट, बात समझ में आई आपके? चलो ये देखो, एक समचतुष्फलक की भुजा की लंबाई जो है वो वर्गमूल 3 है। यानी कि भुजा अगर हमें दे रखी है √3, तो हमें क्या पूछा, उसकी ऊंचाई बताओ। भाई ऊंचाई क्या होती है? एक समचतुष्फलक की ऊंचाई होती है √2/√3 इंटू ए, ये होता है। तो √2/√3 इंटू भुजा √3, तो ये इससे कट जाएगा, तो √2 आंसर आ जाएगा, √2 मेरा आंसर आ जाएगा। यह आबकारी 2023 में पूछा गया था। बोलो बात समझ में आई आपके? फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। ये ऊंचाई होती है √2/√3 इंटू है, √2/√3 इंटू है। ये देखो √2/√3 इंटू है। अगर आपको हाइट डायरेक्ट याद है तो फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाए, अदरवाइज फिर आपको निकालना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? ये इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि चीजें अगर याद कर लो तो आसान है, प्रूफ पे जाओगे ना तो डरावना है। एडवांस मैथ्स यही है, आप कभी भी एडवांस मैथ्स पढ़ो ना, मैं सबको सलाह देता हूं, किसी भी चीज का प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, आपको गणितज्ञ नहीं बनना है। आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला रट लोगे ना एक दिन बैठ के, तो टॉपिक आपको बेहद आसान लगेगा, हर चीज का प्रूफ अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप उनको समझने लगोगे ना, तो ज्योमेट्री या हो या एडवांस मैथ्स का कोई भी पोर्शन हो, वो बहुत लंबा हो जाता है, और फिर अपने को ऐसा लगता है यार कितनी चीजें याद रखनी है, क्योंकि प्रूफ याद करना ही नहीं है। फॉर्मूला रट लो, टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। जैसे पिरामिड, मैंने 3 फॉर्मूले रटवाए आपको, कितने जल्दी आसानी से सारे सवाल बन गए। अगर मैं एक एक फॉर्मूला कैसे आया, क्यों होता है ऐसा अगर बताने बैठूं, तो ये टॉपिक डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा आप में से। ये देखो, समचतुष्फलक का आयतन क्या होता है, तो अभी बताया मैंने। समचतुष्फलक का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है √2/12 a³। यही तो बताया, √2/12 a³, √2/12 a³। बताओ, तो देखो √2/12 और a³, a मतलब भुजा 10 है, तो 10 का क्यूब 1000 आ गया। ये सवाल आ गया हमारा। इसको 4 से काट दें 3 बार, 4 से काट दें 250 बार, तो 250 √2/3 आंसर आ गया, पहला ऑप्शन 250 √2/3। ठीक है, आखिरी सवाल, एक समचतुष्फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। भाई टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने, 3 दीवार ऊपर की, 1 दीवार नीचे की, यानी कि 4 दीवारों का वो एरिया निकालना है। तो एक दीवार का एरिया होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और 4 दीवारें हैं तो गुना 4 कर देना। मैंने बोला था ना डायरेक्ट याद करना है, काटना मत, ऐसे याद रहेगा। तो 4 गुना, अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आप वैल्यू रख दो, √3 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा 1 है,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया √3 बन जाएगा। यही मेरा आंसर आ जाएगा √3, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। ये खत्म होता है प्रिज्म, पिरामिड और आपका समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रन, ये मैंने बोनस के रूप में पढ़ा दिया है। तो ये कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, अब लाइक कर दो वीडियो को। चलो, बहुत मेहनत करी है मैंने, लगभग 1.5 से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है टॉपिक को। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक आध बार और देख लोगे ना, तो प्रिज्म पिरामिड का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। क्लास कैसी लगी? वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करके जाना हमारी क्लास में कि क्लास ऐसी लगी वैसी लगी। ठीक है, और पवन सर अभी थोड़ी देर के बाद लाइव आ रहे हैं भैया, 5 मिनट के अंदर ही पवन सर वापस लाइव आ रहे हैं। पवन सर आपको इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद फिर लाइव आएंगे पवन सर, आपको पजल पढ़ाएंगे। तो ये पवन सर अभी जस्ट लाइव आने वाले हैं। पहले वीडियो को लाइक कर देगा सभी लोग, फिर बाद में कमेंट जरूर करना। आपकी सारे लोगों की कमेंट पढ़ूंगा मैं। 750 लोग लाइव है अभी फिलहाल, है ना। आधे लोगों की हालत खराब हो गई एडवांस मैथ्स में, कोई बात नहीं, 750 कमेंट आनी चाहिए थोड़ी देर बाद, वरना अगली क्लास नहीं लूंगा। बाय बाय।